तो आज हम क्या करेंगे। जो ईडीएम्स है 14 से 68 तक, कितने, 1468 से लेकर 1479 तक, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसे आज हम याद करेंगे। किसके साथ? विस्तृत गाइड दी गई जिसमें हर मुहावरे का अर्थ समझेंगे, उसके रोचक इतिहास को जानेंगे। हम एआई पर ही पढ़ रहे हैं। ये कहाँ पे? एआई पे। हमारे पास ये जो पीडीएफ फॉर्मेट नहीं है, हम एआई पर पढ़ रहे हैं और उनकी धांसू ट्रिक जो दोनों भाषाओं में जानेंगे। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है कौन सा है? जो मतलब पहला मतलब 1468। रेन वेंट द व्हील। रेन वेंट द व्हील। रेन वेंट द व्हील का मतलब होता है पहले से मौजूद चीज को फिर से बनाने में समय और ऊर्जा बर्बाद करना। क्या मतलब होता है? पहले से ही जो मौजूद चीज है ना उसे फिर से बनाने में समय बर्बाद करना, मतलब टू वेस्ट टाइम ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है। रेनवेंट द व्हील है, उसका मतलब ये है। अब इसे कैसे याद करोगे, इसका पूरी जन देखो। ठीक है। इस मतलब पहिया, व्हील मानव इतिहास के सबसे महान आविष्कारों में से एक है। ठीक है। जो हजारों साल पहले एक ही बन चुका था, पहले से हजारों साल पहले ही बन चुका था और पूरी तरह परफेक्ट काम करता है। क्या करता है? पूरी तरह परफेक्ट काम करता है। अब यदि कोई व्यक्ति आज बैठकर फिर नया पहिया डिजाइन करने की कोशिश करे तो वह तो मूर्खता होगी, क्योंकि वह चीज पहले ही बेहतरीन तरीके से उपलब्ध है। यहीं से ये मुहावरा आया है। 20वीं सदी के मध्य व्यापार और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ है ये। ठीक है। हो गया याद? तो इसके जो ट्रिक याद रखो, ट्रिक कैसे याद देखोगे, ट्रिक याद रखो इसमें। पहिया तो पहले से ही गोल और परफेक्ट बना हुआ है, अब तुम फिर से नया बनाने में क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो। मतलब रेनवेंट द व्हील है ना, उसका मतलब है। तो इसका एग्जांपल देख लो एक बार। डोंट रेनवेंट द व्हील, मतलब जस्ट यूज द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन। पहिए का दोबारा आविष्कार मत करो, बस मौजूदा सॉफ्टवेयर डिजाइन का उपयोग करो। ठीक है। दूसरी का मत वो करो, मतलब डोंट रेनवेंट द व्हील। रेनवेंट द व्हील का मतलब क्या है? इसमें जो व्हील है ना उसका इन्वेंट मत करो, री इन्वेंट मत करो। ठीक है, ऐसे बोल रहा री इन्वेंट द व्हील, क्योंकि व्हील तो पहले से ही गोल है तो उसका री इन्वेंट क्यों कर रहा है, तो ये बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट हमारा दूसरा, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा? रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का मतलब है पुरानी उपलब्धियों पर ही संतुष्ट रहना और आगे प्रयास न करना। इसका मतलब यह है। क्या है इसका मतलब? पुरानी उपलब्धियां है ना, उसी पे क्या रहना, संतुष्ट रहना और आगे प्रयास न करना। इसका मतलब ये है। ठीक है। मतलब कैसे याद करोगे? प्राचीन इतिहास है ना, इसका इतिहास देखो। प्राचीन ग्रीस और रोम में ओलंपिक विजेताओं और महान सेनापतियों को सम्मान के रूप में लॉरेल, जो तेज पत्ता का एक विशेष सदाबहार पौधा की पत्तियों से बना मुकुट पहनाया जाता था। क्या किया जाता था? प्राचीन ग्रीस, यूनान मतलब, ठीक है, और रोम में ओलंपिक विजेताओं को, महान सेनापति, ओलंपिक विजेताओं और किसको? जो महान सेनापति थे ना उनको सम्मान के रूप में क्या, लोरेल। लोरेल, लोरेल क्या होता है? एक तेज पत्ता या विशेष सदाबहार पौधे की पत्तियों से बना मुकुट होता है। क्या? लोरेल रथ है ना ये, जो लोरेल रथ, इसका मतलब ये पहनाया जाता है। तो कुछ लोग इस मुकुट को पाने के बाद भी इतने संतुष्ट हो जाते थे कि वे भविष्य में ही मेहनत करना बंद कर देते थे और बस उसी सम्मान के सारे आराम क्या करते थे, आराम करते थे। वैसे याद हो गया होगा, इजी है। लोरेल का मतलब ही क्या होता है? लोरेल का मतलब ये होता है जीत का मुकुट होता है। मिलने के बाद उस पर हो जाना, मतलब रेस्ट करना, यानी पुरानी जीत पर भरोसा बैठा। आफ्टर विनिंग द फर्स्ट मैच द टीम रेस्टेड ऑन देयर लॉरेल्स एंड लॉस्ट द टूर्नामेंट। ठीक है। नेक्स्ट, राइडिंग हाई, मतलब सफलता के शिखर पर होना। वेरी सक्सेसफुल एंड पॉपुलर एट द मोमेंट, इजी है, सबको याद होगा ये। रिंग ए बॉल। रिंग ए बॉल का मतलब क्या होता है?
रिंग ए बोल का मतलब होता है जाना पहचाना लगना। क्या होता है? रिंग ए बोल का मतलब होता है जाना पहचाना लगना या अचानक कुछ याद आना। रिंग ए बोल का मतलब होता है जाना पहचाना लगना या अचानक कुछ याद आना। मतलब टू साउंड फेमिलियर, टू साउंड फेमिलियर, टू रिमाइंड समवन और समथिंग, टू रिमाइंड समवन और समथिंग। मतलब रिंग ए बोल का मतलब होता है टू साउंड फेमिलियर, टू रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग, जाना पहचाना लगना या अचानक कुछ याद आ जाना। इसका मतलब ये है। कैसे याद करोगे? इसका ओरिजिन देखो। पुराने समय में किसी घटना की याद दिलाने या ध्यान आकर्षित करने के लिए बेल बजाई जाती थी। जैसे स्कूल की घंटी या चर्च की घंटी जो समय याद दिलाती कि जब कोई हमारा दिमाग में घंटी बजती थी तो इसका मतलब ये है कि हमारी पुरानी किसी विचार या याद को जगा रही है। ठीक है। मतलब रिंग ए बेल का मतलब क्या है? टू साउंड फेमिलियर, टू रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग। इसका मतलब ये है। मतलब दिमाग की घंटी। क्या है इसका मतलब? दिमाग की घंटी। रिंग ए बेल का मतलब होता है दिमाग, बेल बजना, यानी कोई पुरानी बात अचानक याद आ जाना। रिंग ए बेल का मतलब होता है दिमाग की घंटी बजना, मतलब जाना पहचाना लगना। हर नेम रिंग्स ए बेल बट आई कांट रिमेम्बर वेयर वी मेट। उसका नाम जाना पहचाना लगता है। जाना पहचाना मतलब रिंग से बेल, रिंग ए बेल का मतलब क्या होता है? जाना पहचाना लगना। ठीक है। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि हम कहाँ मिले थे। नेक्स्ट है हमारा जो 1472 रिंग फेंस। कौन सा है? रिंग फेंस। रिंग फेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को विशेष उद्देश्य के लिए अलग सुरक्षित रख देना। क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज को किसी विशेष उद्देश्य के लिए अलग सुरक्षित रख देना। मतलब टू प्रोटेक्ट और रिजर्व समथिंग फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। इसका मतलब क्या है? टू प्रोटेक्ट और रिजर्व समथिंग फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। रिंग फेस का मतलब होता है किसी चीज को किसी विशेष उद्देश्य के लिए क्या करना? अलग सुरक्षित कर रख देना। मतलब टू प्रोटेक्ट और रिजर्व समथिंग फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। अब इसका जो आप देखो क्या ओरिजन। इसका ओरिजन है ना 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन के किसान अपनी कीमती पशुओं को चोरों और जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत के चारों तरफ एक क्या गोल घेरा मतलब रिंग फेंस बना देते थे। इससे वह ऐसा पूरी तरह सुरक्षित हो जाता था। आज इसका इस्तेमाल किसी बजट या पैसे को सुरक्षित करने के लिए होता है। हो गया याद? 18वीं शताब्दी में जो ब्रिटेन के किसान है ना, वो अपने कीमती पशुओं को चोरों और जंगली जानवरों से बचाने के लिए क्या करते थे? जो खेत है ना उसके चारों तरफ एक गोल घेरा मतलब बाड़ बाड़ लगा देते थे। मतलब रिंग फेंस कर देते थे, जिससे वह हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। तो वहीं से आया ही है। ठीक है। मतलब ट्रिक कैसे याद करो? किसी कीमती चीज के चारों तरफ रिंग मतलब गोला बनाकर मतलब बाड़ लगा देना, वहीं से याद है। अब जैसे द गवर्नमेंट हैज रिंग फेंस्ड द बजट फॉर प्राइमरी एजुकेशन। मतलब सरकार ने प्राथमिक शिक्षा बजट को विशेष रूप से सुरक्षित रख दिया है। द गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? हैज रिंग फेंस्ड कर दिया क्या? द बजट को, मतलब सुरक्षित रख दिया फॉर प्राइमरी एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा जो इसमें दे रखा सिक्स मतलब 1473 रिप अप ओल्ड सोर्स। रिप अप ओल्ड सोर्स। रिप अप ओल्ड सोर्स का मतलब होता है या और री ओपन ओल्ड वाउंड्स। री ओपन रिप अप ओल्ड सोर्स का मतलब क्या होता है? पुराने घाव कुरेदना। क्या होता है? पुराने घाव कुरेदना मतलब पुरानी कड़वाहट या झगड़े याद दिलाना। इसका मतलब ये होता है। मतलब टू रिमाइंड समवन ऑफ अनप्लीजेंट इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट। किसी को रिमाइंड कराना किसी को अनप्लीजेंट इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट की है वो। ठीक है। पुराने घाव को और पुरानी कड़वाहट को मतलब रिप अप ओल्ड स्कोर्स। अब इसका जो ओरिजिन है ना वो देखो। सोर, SORE, सोर का अर्थ ही होता है चोट या घाव होता है। क्या? जब कोई घाव ठीक हो रहा होता है तो उसी पर पपड़ी जम जाती है। अगर कोई उस पपड़ी को दोबारा खींचकर उखाड़ दे, रिप अप कर दे तो घाव फिर से हरा हो जाता है और खून बहने लगता है। इसी से यह मुहावरा बना है, जिसका अर्थ है कि पुरानी दुख दी यादों को क्या करना? ताजा करना। हो गया याद? मतलब रिप अप ओल्ड सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर है ना, इसका मतलब ये होता है गाँव।
क्या होता है, इसका मतलब होता है घाव। और रिप अप का मतलब क्या होता है, उखाड़ देना, ठीक है। रिप अप का मतलब होता है उखाड़ देना। पुराने सोर्स याद कैसे करोगे, सोर्स का मतलब भी होता है घाव है, रिप अप का मतलब उखाड़ना, यानी पुरानी दुखद या बातों को फिर से दर्द देना। प्लीज डोंट रिप अप ओल्ड सोर्स, क्या है, प्लीज डोंट रिप अप ओल्ड सोर्स बाय टेकिंग अबाउट और पास्ट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। टेकिंग अबाउट, कृपया हमारी पुरानी बहसों के बारे में बात करके अपना जो पुराने घाव है ना उनको मत खोल। प्लीज डोंट रिप अप ओल्ड सोर्स बाय टॉकिंग अबाउट और पास्ट आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट हमारा 7, मतलब 7 बोल रहा है कि राइज लाइक ए, क्या है, फोनिक्स। राइज लाइक ए फोनिक्स, इसका मतलब होता है भारी असफलता या पूरी बर्बादी के बाद फिर से शानदार वापसी करना। भारी असफलता और पूरी बर्बादी के बाद शानदार वापसी करना, मतलब राइज लाइक ए फोनिक्स, राइज लाइक ए फोनिक्स मतलब टू रिकवर करना एंड बिकम सक्सेसफुल अगेन आफ्टर फेलियर। टू रिकवर एंड बिकम सक्सेसफुल आफ्टर फेलियर, ठीक है। अब इसका ओरिजिन देखो, यह ग्रीक पौराणिक कथाओं से आता है। फिनिक्स, फिनिक्स है क्या है, फिनिक्स। फिनिक्स एक काल्पनिक क्या है, अमर पक्षी था। कौन, फोनिक्स। फोनिक्स एक काल्पनिक अमर पक्षी था। जब वह बूढ़ा हो जाता था तो वह खुद को आग लगा लेता था और जलकर राख हो जाता था। फिर उसी राख से एक नया और पहले से भी अधिक शक्तिशाली फिनिक्स जन्म लेता था। यह राख उसे उठ खड़े होने का सबसे बड़ा प्रतीक है, ठीक है। तो वहीं से आया क्या, फिनिक्स। जो राइज लाइक ए फिनिक्स है ना, इसका मतलब फिनिक्स पक्षी की तरह राख से उठना, यानी सब कुछ खत्म होने के बाद पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर वापसी करना, इसका मतलब ये है। राइज लाइक ए फिनिक्स का मतलब वो है, मतलब सब कुछ खत्म होने के बाद भी पहले से ज्यादा ताकतवर और बन के वापसी करना। तो फिनिक्स एक पक्षी था जो मतलब बूढ़ा होने पर खुद को जला लेता था और जलाने के बाद उसकी राख से एक और निकलता था, उससे भी तगड़ा, क्या, शक्तिशाली। तो अब इसका देखो क्या एग्जाम्पल, द कंपनी कोलैप्स्ड लास्ट ईयर, कोलैप्स हो गई थी लास्ट ईयर, बट इट हैज राइजन लाइक ए फोनेक, फिनिक्स नाउ, फिनिक्स इसमें ओ है ना, ये क्या है, साइलेंट है, फिनिक्स नाउ। कंपनी पिछले साल पूरी तरह बर्बाद हो गई, लेकिन अब इस उसने शानदार वापसी करते हुए अपनी पूरी सफलता हासिल कर लिया। नेक्स्ट है हमारा 8वां, राइज टू द ओकेजन, क्या है, राइज टू द ओकेजन। राइज टू द ओकेजन का मतलब क्या होता है, मौके पर खरा उतरना, मतलब मुश्किल परिस्थिति पर डट कर सामना करना, इसका मतलब ये है। मतलब टू डील सक्सेसफुली विद ए डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, टू डील सक्सेसफुली विद ए डिफिकल्ट सिचुएशन। राइज टू द ओकेजन का मतलब ये होता है। अब इसका ओरिजिन देखो, यह ओकेजन, इसका मतलब है यहाँ पर किसी अचानक बड़ी चुनौती या संकट से। यहाँ जो ओकेजन है ना, OCCASION, ओकेजन, ये स्पेलिंग कई बार पूछ ली जाती है, इसे याद कर लो। OCCASION का मतलब क्या होता है, किसी अचानक आई बड़ी चुनौती या संकट से है। राइस, राइस का मतलब क्या होता है, राइस का मतलब होता है अपनी सामान्य क्षमता से ऊपर उठना है, क्या है, अपनी सामान्य क्षमता से ऊपर उठना। जब कोई व्यक्ति संकट के समय घबराने की बजाय अपनी हिम्मत को बढ़ाता है और उस चुनौती को पार कर लेता है, तो उसे कहते हैं कि वह परिस्थिति के स्तर तक ऊपर उठा है, ठीक है। मतलब यहाँ ओकेजन का मतलब है किसी अचानक आई बड़ी चुनौती या संकट से। राइज का मतलब होता है अपनी सामान्य क्षमता से ऊपर उठना, ठीक है। जब कोई व्यक्ति संकट के समय घबराने के बजाय अपनी हिम्मत को बढ़ाता है और उस चुनौती को पार कर लेता है, तो उसे कहते हैं कि वह परिस्थिति से ऊपर उठ चुका है। तो अब ट्रिक से कैसे याद करो इसमें, ट्रिक से, जब कोई मुश्किल ओकेजन, चुनौती भरा मौका है, तो डरने के बजाय उससे सामने खड़ा हो जाना, मतलब उसका जीतना होता है। उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं राइज टू द ओकेजन, बोलते हैं क्या होता है, राइज टू द ओकेजन। राइज टू द ओकेजन का मतलब होता है टू डील सक्सेसफुली विद ए डिफिकल्ट सिचुएशन। इन द फाइनल मैच द यंग कैप्टन राइज टू द ओकेजन एंड लेड द टीम टू विक्टोरी, मतलब फाइनल मैच में युवा कप्तान ने मौके पर क्या
खरा उतरते हुए कप्तानी को जीत दिलाई थी। नेक्स्ट हमारा राइज विद द लार्क। राइज विद द लार्क, राइज विद द लार्क का मतलब होता है टू गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह बहुत जल्दी उठना, मतलब टू गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सूर्योदय से पहले ही जगना, मतलब राइज विद द लार्क है ना। अब इसका जो ओरिजिन देख लो, राइज विद द लार्क है ना, इसका ओरिजिन देख लो। यहाँ पर जो लार्क है, चंडोल एक छोटा सा पक्षी है। क्या है? पक्षी जो सुबह सूरज उगने से पहले ही जाग जाता है और आसमान में बहुत ऊपर उड़ते हुए चहकने लगता है। पुराने जमाने में जब घड़ियां नहीं होती थी तो लोग लार्क पक्षी की आवाज सुनकर ही उठते थे। ठीक है, लार्क पक्षी तो वहीं से आया है। क्या? वहीं से आया जो राइज विद द लार्क, राइज विद द लार्क का मतलब लार्क के साथ ही उठ जाना। ठीक है, याद करो जब लार्क पक्षी सुबह सबसे पहले उठता है तो राइज विद द लार्क का मतलब ही क्या होता है? पक्षी के साथ ही सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना होता है। क्या होता है? पक्षी के साथ ही सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना होता है। माई ग्रैंड फादर ऑलवेज राइजेज विद द लार्क टू गो फॉर ए वॉक, मतलब मेरे दादाजी सुबह सैर पर जाने के लिए हमेशा जल्दी उठते हैं। माई ग्रैंड फादर ऑलवेज राइजेज विद द लार्क टू गो फॉर ए वॉक, मेरे ग्रैंडफादर जल्दी उठते हैं विद द लार्क के साथ और जाते हैं कहाँ पर? मॉर्निंग वॉक के लिए। नेक्स्ट हमारा रिस्क लाइफ एंड लिम्ब। रिस्क लाइफ एंड लिम्ब का मतलब क्या? रिस्क लाइफ एंड लिम्ब का मतलब क्या? जान जोखिम में डालना। क्या है इसका मतलब? है जान जोखिम में डालना, मतलब मौत या गंभीर चोट का खतरा उठाना। ठीक है, टू पुट योर सेल्फ इन डेंजर ऑफ डेथ और सीरियस इंजरी, इसका मतलब क्या है? रिस्क लाइफ एंड लिम्ब का मतलब है टू पुट योर सेल्फ इन डेंजर ऑफ डेथ और सीरियस इंजरी। क्या है? टू पुट योर सेल्फ इन डेंजर ऑफ डेथ और सीरियस इंजरी, मतलब जान जोखिम में डालना, मौत या गंभीर चोट का खरा उतरना। अब इसका इतिहास देखो, यह है मुहावरा मध्यकालीन युद्ध से आया है। यहाँ लाइफ का मतलब क्या होता है? मौत का खतरा होता है। क्या होता है? मौत का खतरा। और लिम्ब का मतलब क्या होता है? लिम्ब का मतलब होता है शरीर के अंग, जैसे हाथ और पैर अपंग होने का खतरा होता है। क्या होता है? अपंग होने का खतरा है। युद्ध में जाने वाले सैनिकों के लिए इसका उपयोग होता है जहां जानने या हाथ पैर कटने का पूरा रिस्क रहता है। ठीक है, यह मुहावरा मध्यकालीन युद्धों से आया है जहाँ लाइफ का मतलब होता है जीवन, मौत का खतरा, और लिम्ब का मतलब होता है शरीर के अंग, जैसे हाथ और पैर कटने का मतलब अपंग होने का, शरीर के अंग अपंग होने का खतरा। तो युद्ध में जाने से पहले सैनिकों इसका पूरा उपयोग करते हैं, यानी जहां जाने पर अपना हाथ पैर कटने का पूरा रिस्क होता है। वहीं से आया है। तो रिस्क विद द लिम्ब का मतलब होता है टू गे रिस्क विद द लिम्ब का मतलब होता है टू पुट योर सेल्फ इन डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, टू पुट योर सेल्फ इन डेंजर और डेथ और सीरियस इंजरी, वहां से ट्रिक। ट्रिक देख लो इसकी भाई, अपनी लाइफ और लिम्ब मतलब हाथ पैर, लिम्ब का मतलब भी क्या होता है? हाथ पैर होता है। ठीक है, दोनों खतरे में डालना। ठीक है, वहीं से है द स्टंटमैन रिस्क लाइफ एंड लिम्ब, तो स्टंटमैन है ना, उसकी रिस्क लाइफ एंड लिम्ब है टू परफॉर्म दैट डेंजरस जंप। द स्टंटमैन रिस्क्ड लाइफ एंड लिम्ब टू परफॉर्म दैट डेंजरस सिचुएशन, मतलब खतर स्टंटमैन ने उस खतरनाक छलांग को लगाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। द स्टंटमैन रिस्क्ड लाइफ लाइफ एंड लाइम लाइफ एंड लिम्ब टू परफॉर्म दैट डेंजरस, इसका मतलब ये है। ठीक है, समझ में आ गया वैसे। नेक्स्ट हमारा राइज वन स्नैक। राइज वन स्नैक का मतलब क्या होता है? राइज वन स्नैक का मतलब होता है टू डू समथिंग डेंजरस और रिस्की, टू डू समथिंग डेंजरस और रिस्की, मतलब अपनी गर्दन दाव पर लगाना। रिस्क वन स्नैक का मतलब होता है अपनी गर्दन दाव पर लगाना, बड़ा खतरा मोल लेना, मतलब टू डू समथिंग डेंजरस और रिस्की होता है इसका। यह मुहावरा पुराने समय में दी जाने वाली फांसी या तलवार की सिर कलम करने वाली सजा से जुड़ा है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति राजा के खिलाफ विद्रोह या कोई बहुत बड़ा और खतरनाक अपराध करता था तो उसकी गर्दन
दांव पर लग जाती थी, ठीक है, क्योंकि पकड़े जाने पर वह सीधे गर्दन काट दी जाती थी। वहीं से आया। याद कैसे करोगे, इसे याद करो। अपनी गर्दन, नेक को रिस्क में डालना, यानी ऐसा काम करना जिससे सीधे जान बन जाए। आई एम नॉट गोइंग टू रिस्क माई नेक वाई ड्राइविंग द ब्रोकन कार, मैं मतलब उस टूटी हुई कार को चलाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है रोक द बोट। रोक द बोट का मतलब क्या होता है, चलती हुई अच्छी स्थिति को बिगाड़ना और अशांति फैलना, मतलब टू डू समथिंग दैट अपसेट्स ए सेटल्ड सिचुएशन। इसका मतलब क्या होता है, रोक द बोट का मतलब होता है टू डू समथिंग दैट अपसेट्स ए सेटल्ड सिचुएशन। दैट अपसेट्स ए सेटल्ड सिचुएशन, इसका मतलब ये होता है, मतलब एक इसका ओरिजिन देखो। इसका ओरिजिन है जब एक नाव पानी में शांति से आगे बढ़ रही होती है, ठीक है, तो सब कुछ संतुलित रहता है। लेकिन अगर कोई यात्री जानबूझकर नाव को हिलाने या झुकने लगे तो नाव पूरी तरह संतुलन बिगड़ जाती है, उसे पलटने का खतरा हो जाता है। इसी से मुहावरा बना है कि किसी शांति से चल रहे काम को बेवजह अड़ंगा डालना। ये कहाँ से है, ये नाव पानी में जो शांति से चल रही है ना, नाव वहां से आया है। जब संतुलित रहता तो, लेकिन अगर कोई उसी यात्री को नाव को जानबूझकर हिलाने झुलाने रोक करने का लगे तो पूरी नाव का संतुलन बिगड़ जाता है। वैसे इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, कैसे, जो रोक द बोट है ना, द बोट है, एक बोट है, जा रही है तो समुद्र के ऊपर जा रही है, नीचे एक रॉक है, चट्टान है, ठीक है, पता नहीं तो उससे बढ़ गई तो पलट गई, वैसे उससे बढ़ने के बाद रोक द बोट से स्थिति बिगड़ जाएगी, ठीक है, वहीं से याद आया, ठीक है। तो रोक द बोट का मतलब क्या होता है, रोक द बोट का मतलब होता है चलती हुई अच्छी स्थिति को बिगाड़ना या अशांति फैलाना, मतलब टू डू समथिंग दैट अपसेट्स ए सिचुएशन होता है, ठीक है। मत इसका अब निमोनिक्स देखो। शांति से चलती हुई नाव बोट को जोर से हिलाना, यानी सब कुछ ठीक चल रहा था और तुमने पंगा लेकर काम बिगाड़ दिया, ठीक है। एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली इन द ऑफिस, सो प्लीज डोंट रॉक द बोट। चलते अब इसका रिवीजन कर देते हैं। तो आ गए हम वापस इसका रिवीजन के लिए, किसके पास, एआई के पास, सुपर फास्ट रिवीजन तालिका हमारे। री इन्वेंट द व्हील, इसका मतलब क्या होता है, पहले से बनाया हुआ गोल है तो दोबारा मत बनाओ, मतलब बनी बनाई चीज में समय बर्बाद मत करो, इसका मतलब ये है, ठीक है। रेस्ट वंस लॉरेल्स, मतलब अपनी सफलताओं पर संतुष्ट हो। राइडिंग हाई का मतलब होता है सफलता के शिखर पर। रिंगे बेल, रिंगे बेल का मतलब होता है दिमाग की घंटी अचानक बजना, मतलब जाना पहचाना लगना, याद रखना। रिंग ए बेल। रिंग फेंस मतलब सुरक्षित कर लेना, कहाँ से आया, जो चारों तरफ सुरक्षा की बाढ़ थी वहां से। रिंग अप ओल्ड सोर्स, रिंग अप ओल्ड सोर्स, ठीक है, इसको मतलब ठीक हो रहे घाव को पपड़ी उखाड़ना, रिंग अप कर दिया था किसको, सोर्स को, यहाँ से। राइज लाइक ए फिनिक्स, राइज लाइक ए फिनिक्स मतलब राख से दोबारा जी उठने वाला पक्षी, तो उससे भी शक्तिशाली, मतलब भारी असफलता के बाद भी शानदार वापसी होती है। किसका मतलब है, राइज लाइक ए फिनिक्स का मतलब होता है भारी असफलता के बाद भी शानदार वापसी। नेक्स्ट है राइज टू द ओकेजन। राइज टू द ओकेजन का मतलब है चुनौती के सामने हिम्मत से खड़ा होना, ठीक है। राइज टू द ओकेजन मतलब मुश्किल परिस्थिति के डट कर सामना करना। राइज टू द ओकेजन का मतलब यह है। राइज विद द लार्क, लार्क पक्षी के साथ उठना, मतलब जल्दी उठना। रिस्क लाइफ एंड लिम्ब मतलब अपनी जान को उसके में खतरे में डालना। क्यों, रिस्क लाइफ एंड लिम्ब, लाइफ को लिम्ब करना, हाथ पैर कटने का, मतलब गंभीर चोट या मौत का खतरा मोल लेना। रिस्क वंस नेक मतलब अपनी गर्दन, सीधी गर्दन और रिस्क में डालना, मतलब कोई खतरनाक या जोखिम भरा काम करना, ठीक है। रोक द बोट, रोक द बोट का मतलब होता है अच्छी बनी बनाई स्थिति को बिगाड़ना। अगर आप टेस्ट भी चाहो तो मैं इसका टेस्ट भी बना सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1480। रोल आउट द रेड कारपेट। रोल आउट द रेड कारपेट का मतलब होता है टू गिव समवन ए वेरी स्पेशल वेलकम, भव्य स्वागत करना। इजी है वैसे तो ये, अगर आपको याद कराना हो तो याद कर लेते हो। जैसे प्राचीन ग्रीस में राजा महाराजाओं और देवताओं के स्वागत के लिए जमीन पर जो लाल रंग के कपड़े या कालीन बिछाए जाते थे। सन 1902 में जो न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड में अपनी पहली श्रेणी क्लास के यात्रियों के स्वागत के लिए लाल कालीन बिछाना शुरू किया था, जिससे ये मुहावरा आधुनिक भाषा में मतलब
वीआईपी स्वागत के लिए प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, रेड कारपेट का मतलब क्या होता है? रेड कारपेट भव्य स्वागत करना। लीजिए, बस याद हो गया होगा। द होटल ने क्या कर दिया, रोल्ड आउट किया द रेड कारपेट, किसके लिए? जो फेमस एक्टर था ना उसके लिए। होटल ने प्रसिद्ध अभिनेता का भव्य स्वागत किया, इसका मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट, रोल अप वन स्लीव्स। रोल अप क्या है? रोल अप वंस स्लीव्स का मतलब है कमर कसना, मतलब मेहनत के लिए तैयार होना। ठीक है, कमर कसना मतलब मेहनत के लिए तैयार होना। टू प्रिपेयर टू वर्क हार्ड ऑन समथिंग होता है, इसका मतलब क्या होता है? टू प्रिपेयर टू वर्क हार्ड ऑन समथिंग होता है। कैसे याद करोगे? जो इस मुहावरा है ना, कि जो शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों और कारीगरों कारीगरों से आया है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से आई है? यह है जो शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों और कारीगरों से आया है। जब भी किसी को कोई भारी या गंदगी वाला काम करना पड़ता था, ठीक है, तो वे अपनी शर्ट की बाहें मतलब स्लीव्स को ऊपर मोड़ लेते थे, ताकि कपड़े गंदे ना हो और काम अपनी आसानी से हो जाए। तो वहीं से आया है। क्या मतलब? इसकी ट्रिक देख लो। जब भी कोई भारी काम या लड़ाई करने वाले होते, तो सबसे पहले कमीज के आस्तीन मतलब स्लीव को ऊपर चढ़ाती है। आस्तीन ऊपर चढ़ाने का मतलब है कड़ी मेहनत तैयार के लिए तैयार रहना, मतलब कमर कसना। ठीक है, तो रोल रोल अप वन स्लीव्स, रोल अप वन स्लीव्स का मतलब क्या होता है? कमर कसना, मतलब रोल अप करना किसको? जो अपनी स्लीव से मतलब बाहों है उनको। टू प्रिपेयर टू वर्क कर हार्ड करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इसका एक बार। वी नीड टू रोल अप ओवर स्लीव एंड फिनिश दिस प्रोजेक्ट, मतलब हमें कमर कसनी होगी, आज रात इस प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। वी नीड टू रोल अप ओवर स्लीव्स एंड फिनिश दिस प्रोजेक्ट टू नाइट, आज रात। नेक्स्ट, रोल विद द पंचेज। रोल विद द पंचेज का मतलब क्या होता है? रोल विद द पंचेज का मतलब होता है हालात के अनुसार ढल जाना। क्या होता है? हालात के अनुसार ढल जाना, मतलब परिस्थितियों का सामना शांति से करना होता है। इसका मतलब क्या होता है? परिस्थितियों का सामना शांति से करना होता है। मतलब टू अडेप्ट टू डिफिकल्ट सिचुएशन एंड एक्सेप्ट प्रॉब्लम्स कामली, मतलब रोल विद पंचेज। रोल विद पंचेज का मतलब होता है हालात के अनुसार ढल जाना होता है। क्या होता है? हालात के अनुसार ढल जाना होता है। अब यह मुहावरा कहाँ से आया है? यह है मुहावरा बॉक्सिंग मुक्केबाजी के खेल से आया। ठीक है, एक समझदार मुक्केबाज सामने वाले के मुक्के का सीधा सामना करने के बजाय उसे शरीर को उसी दिशा में पीछे या साइड में घुमा लेता है, जिससे मुक्के का असर बहुत कम होता है। वहीं से आया है। क्या? यह मुहावरा बॉक्सिंग खेल से आया है। एक समझदार और मुक्केबाज जो सामने वाला जो पंच का सीधा सामना, एक समझदार मुक्केबाज सामने वाले के मुक्के मतलब पंच का सीधा सामना बजाय करने के बजाय उसके शरीर को उसी दिशा में पीछे और साइड में घुमा लेता है, तो रोल कर लेता है, जिससे मुक्के का असर बहुत कम हो जाता है। वहीं से आया है। क्या? ये तो मतलब बॉक्सिंग रिंग में अगर कोई मुक्के पड़ रहे हो तो शरीर को घुमाकर उसके असर को कम कर लो, यानी जीवन की मुश्किलों से टकराने के बजाय परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। तो वहीं से आया है। क्या? वहीं से आया है ये रोल विद द पंचेज। रोल विद द पंचेज का मतलब है क्या? टू अडेप्ट द डिफिकल्ट सिचुएशन एंड एक्सेप्ट प्रॉब्लम्स, मतलब हालात के अनुसार ढल जाना। नेक्स्ट हमारा इसका एग्जांपल देखो। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग यू जस्ट हैव टू रोल अप विद फंक्शंस। नेक्स्ट हमारा रोलिंग इन कैश। रोलिंग इन कैश का मतलब क्या होता है? रोलिंग इन कैश का मतलब होता है पैसों में लौटना। रोलिंग इन कैश का मतलब होता है वेरी रिच, मतलब पैसों में लौटना, बहुत अमीर होना। ये तो इजी है, रोलिंग मतलब पैसों में लौट रहा है, कैश में लौट रहा है वह भी। अब इसकी उत्पत्ति देख लो। यह है एक बहुत दृश्य आधारित मुहावरा है। जब किसी के पास इतना धन या नकदी हो कि वह उस पर लेट कर लुढ़क सके, क्या उस पर लेट कर लुढ़क सके, जो उसे बेहद अमीर माना जाता है। यह अमेरिकी चरम सीमा को दर्शाता है। क्या दिखा दर्शाता है? अमेरिकी चरम सीमा को। यह एक दृश्य आधारित मुहावरा है। जब किसी के पास इतना धन या नकदी हो कि वह उस पर लेट कर लुढ़क सके। क्या? एक दृश्य आधारित मुहावरा, जब किसी के पास धन या नकदी हो कि वह उस पर लेट कर लुढ़क सके और बेहद अमीर माना जाता है। ठीक है,
इमेजिन करो कि कोई व्यक्ति के पास इतने सारे कैश है कि वो इजी है, वैसे मैं इसमें बिना काम ही, सिंस ही वोन द लॉटरी ही हैज बीन रोलिंग इन द कैश, मतलब बहुत अमीर हो गया। नेक्स्ट हमारा रूट एंड ब्रांच, रूट एंड ब्रांच 1484 हमारा रूट एंड ब्रांच मतलब है पूरी तरह से, रूट एंड कंप्लीटली एंड थोरोली, पूरी तरह से होता है, कंप्लीटली एंड थोरोली। रूट एंड ब्रांच का मतलब होता है पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकना, रूट एंड ब्रांच का मतलब ये है। अब इसका ओरिजिन देख लो, इसका इतिहास बाइबल की मल्ला की 4:1 से जुड़ा है, जिस जहां लिखा है कि बुराई करने वालों को नष्ट कर दिया जाएगा, उनकी न तो जड़ बचेगी और न ही शाखा। इसके बाद 1614 में ब्रिटिश संसद में एक रूट एंड ब्रांच पिटीशन लाई गई थी, जिसका उद्देश्य चर्च प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त करना था। क्या था जिसका उद्देश्य था? चर्च प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त करना, मतलब रूट एंड ब्रांच, रूट एंड ब्रांच इसका मतलब क्या है? रूट एंड ब्रांच इसका मतलब है कंप्लीटली एंड थोरोली, मतलब पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकना। अगर अब इसको ट्रिक देख लो, अगर किसी पेड़ की जड़ और शाखा को दोनों समेत हटा दिया जाए तो पेड़ पूरी तरह खत्म हो जाएगा ना, मतलब पूरी तरह से खत्म होना वहीं से आया है। तो इसका एग्जांपल देख लो आप, द गवर्नमेंट चाहती है, क्या चाहती है? चेंज करना, क्या? द करप्ट सिस्टम को, रूट एंड ब्रांच मतलब सरकार भ्रष्ट व्यवस्था को पूरी तरह से जड़ से बदलना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रोज कलर्ड ग्लासेस, रोज कलर्ड ग्लासेस का मतलब क्या होता है? गुलाबी चश्मे में देखना। रोज कलर्ड ग्लास मतलब सिर्फ अच्छा पक्ष देखना, कमियों को अनदेखा करना। रोज कलर्ड ग्लासेज का मतलब होता है सिर्फ अच्छा पक्ष देखना, कमियों को अनदेखा करना, मतलब ए चीयरफुल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स दैट इग्नोर्स नेगेटिव एस्पेक्ट्स। इसका मतलब है ए चीयरफुल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स दैट इग्नोर्स नेगेटिव एस्पेक्ट्स, ए चीयरफुल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स दैट इग्नोर्स नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो इसका मतलब है गुलाबी। इसको ओरिजिन देख लो, 1850 के दशक के आसपास यह मुहावरा साहित्य में देखा गया था। क्या देखा गया था? कि गुलाबी रंग को हमेशा खुशहाली, रोमांस और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। किसको? गुलाबी रंग को। यदि कोई गुलाबी रंग का चश्मा पहनेगा तो उसे हर कड़वी और बदसूरत चीज भी खूबसूरत दिखाई देगी, वहीं से आया गुलाबी। अब याद कैसे करोगे? इसे याद कर लो एक बार आप। अगर कोई गुलाबी चश्मा रोज कलर्ड ग्लासेस पहन लेगा तो आपको दुनिया की हर चीज भी अच्छी और गुलाबी दिखेगी, यानी नकारात्मक को न देखना, यहीं से आया है। मतलब रोज कलर्ड ग्लासेज का मतलब क्या है? सी लुक्स एट हर लाइफ थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेज एंड मिसेज द रियल प्रॉब्लम्स, मतलब इसका मतलब है कि वो अपने जीवन को गुलाबी चश्मे से देखती है और वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज कर देती है। तो ये इजी हो गया वो थोड़ा सा। रॉयल रोड का मतलब क्यों है? आसान रास्ता, ये इजी है अगर हम इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट रब साल्ट इन टू द वाउंड, मतलब जले पर नमक छिड़कना, रब साल्ट इन टू द वाउंड टू मेक समवन पेन और एम्ब्रेसमेंट वर्स। ये वैसे ही इसका भी मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यह मुहावरा प्राचीन काल के नौसैनिक और डॉक्टरों के कड़वे अनुभवों से आता है। जब किसी को घाव या चोट लगती थी, उस पर एंटीसेप्टिक न होने के कारण घाव को सड़ने से बचाने के लिए उस पर नमक रगड़ा जाता था, जिससे असहनीय जलन और दर्द होता था। ठीक है, याद हो गया, इजी है ये। रब समवन द रोंग वे, मतलब रब समवन द रोंग वे, इसका मतलब क्या होता है? चिढ़ाना या परेशान करना। क्या होता है? रब समवन द रोंग वे का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, परेशान करना, मतलब टू इरिटेट और एनॉय करना, मतलब ये इजी है। अगर इसको याद करना चाहो तो याद कर लो। यह मुहावरा पालतू बिल्लियां या कुत्तों को सहलाने से आया है। यदि आप किसी बिल्ली की पीठ पर उसके बालों को प्राकृतिक दिशा के विपरीत हाथ फेरेंगे तो वह चिढ़ जाएगी और गुस्सा करेगी, वहीं से आया है। क्या? अगर
रब समवन द रॉन्ग वे का मतलब होता है गलत या उल्टी दिशा में सहलाओगे। किसी बिल्ली को अगर आप गलत या उल्टी दिशा में सहलाओगे तो वह चिढ़कर क्या हो जाएगी, पंजा मार देगी। यानी किसी के चिढ़ाना या परेशान कर देना, वहीं से आया रब समवन द रॉन्ग वे से। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लो एक बार। हिज एरोगेंट टोन ऑलवेज रब्स मी द रॉन्ग वे। हिज एरोगेंट टोन ऑलवेज रब्स मी द रॉन्ग वे, मतलब उसका अहंकार लहजा हमेशा मुझे चिढ़ा देता है। नेक्स्ट हमारा रफल समवंस फीदर। रफल समवंस फीदर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, रफल समवंस फीदर का मतलब होता है टू अपसेट और अनोय समवन। क्या होता है? टू अपसेट और अनोय समवन मतलब नाराज करना, परेशान करना, गुस्सा करना, इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना। टू अपसेट अनोय समवन मतलब। अब इसका उत्पत्ति देख लो एक बार। यह मुहावरा पक्षियों के व्यवहार से आया है। जब कोई पक्षी, जैसे मुर्गा या चील, गुस्से में होता है तो उसके खतरा महसूस होता है, तो वह अपने पंखों को, फीदर को फैलाकर डरावना या अस्त व्यस्त कर लेता है। ठीक है, वहीं से आया है। ठीक है, किसी पक्षी के पंखों को उल्ट पुल्ट कर देना, रफल का मतलब उल्ट पुल्ट कर देने से वह पक्षी तुरंत गुस्से में आ जाता है। रफल फेदर्स मतलब किसी को गुस्सा या नाराज करना। ठीक है। जैसे माई ऑनेस्ट कमेंट रियली रफल्ड हिज फीदर्स, मेरी ईमानदार टिप्पणी ने वास्तव में उसे नाराज कर दिया। क्या है? माई ऑनेस्ट कमेंट रियली रफल्ड हिज फीदर्स। ठीक है, उसे याद कर दे। नेक्स्ट है रूल द रस्ट। रूल द रस्ट का मतलब क्या है? रूल द रूस्ट का मतलब हुक्म चलाना। क्या है? हुक्म चलाना, घर का मुख्य होना। टू वी पर्सन हु मेक्स डिसीजन एंड कंट्रोल्स अदर्स। यह मुहावरा मुर्गियों के दबड़े दड़बे से आया है। ठीक है। हैन हाउस रूस्ट से आया, रूस्ट से आया। ठीक है, हैन हाउस का मतलब क्या होता है? रोस्ट होता है। दड़बे में एक ही मुख्य मुर्गा रूस्टर होता है। मुर्गा का मतलब रूस्टर होता है, जो बहुत ही हावी रहता है। वह तय करता है कि कौन सी मुर्गी कहाँ बैठेगी और कब जाएगी। वही पूरे दड़बे पर राज रूल करता है। ठीक है। जो रूस्टर का मतलब क्या, रूस्ट रूस्ट का मतलब क्या होता है? रूस्ट का मतलब होता है एक मुर्गा है, तो मुर्गा है। ठीक है, मतलब मुख्य मुर्गा, मैन। रूस्ट का मतलब होता है जो। अब कैसे याद करो, इसे याद करने की तरीके देख लो एक बार। मुर्गियों के दड़बे पर राज करना, रूस्ट पर क्या करना, जो राज रूल करता है। ठीक है। मुर्गियों के जो दड़बे, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रूस्ट। पर जो राज करता है वही सबसे बड़ा क्या होता है? मुख्य होता है, उसी से हुक्म चलता है। तो वहीं से आया इन देयर फैमिली इट इज द ग्रैंड मदर हु रूल्स द रूस्ट, मतलब उनकी परिवार में दादी माँ है जिनका हुक्म चलता है। नेक्स्ट है रन अमोक। रन अमोक का मतलब क्या होता है? रन अमोक का मतलब होता है टू बिहेव इन ए वाइल्ड और अनकंट्रोल्ड वे में, बेकाबू होना। रन अमोक का मतलब होता है अनियंत्रित हो जाना। अब ये कहाँ से आया? ये मूल रूप से मलेशियाई की भाषा में अमोक अमोक अमूक का मतलब से आया है। जिस प्राचीन काल में मलेशिया के कबीलों, कुछ योद्धा अचानक पागलपन या उन्माद की स्थिति में आ जाते थे, वहां रास्ता में आने वाले हर इंसान या बिना सोचे समझा हमला कर देते थे। तो कैप्टन कुक ने इन 1770 के दशक में इस शब्द का अंग्रेजी भाषा में पेश किया था। क्या? अमूक। अमूक यह शब्द मूल रूप से मलेशिया भाषा के शब्द अमुक से आया है। प्राचीन काल में जो मलेशिया के कबीलों में कुछ योद्धा अचानक पागलपन या मलेशिया के उन्माद आ जाते थे। ठीक है। अब कैसे याद करोगे? इसे याद करो आप कहाँ से? इसे ऐसे याद करो, जो अमुक, अमुक नाम को व्यक्ति, अमुक नाम का जो व्यक्ति है ना, अचानक भागने लगा और पागल होकर सबको तोड़ने लगा, मतलब रन अमुक का मतलब होता है बेकाबू हो जाना। ठीक है। द एंग्री क्राउड रन अमुक एंड डैमेज द बसेज, मतलब गुस्साई भीड़ बेकाबू होकर बसों को नुकसान पहुंचाया। रन अनाउड लाइक हेड लेस चिकन, मतलब रन अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन। इसका मतलब टू एक्ट इन ए फ्रेंटिक और डिसऑर्गेनाइज्ड वे, मतलब अव्यवस्थित तरीके से काम करना, बिना सोचे समझे इधर उधर भागना, इसका मतलब होता है रन अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन। ये कहाँ से आया? यह है एक वास्तविक और थोड़े डरावने कृषि अनुभव से आया।
जब किसी मुर्गी या मुर्गी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है तो उसकी तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस प्रतिक्रिया के कारण उसका उसका जो बिना सिर का शरीर कुछ सेकंड या मिनटों के लिए बिना किसी दिशा और होश के अजीब तरीके से इधर उधर फड़फड़ाता है और दौड़ता रहता है। उसी से आया है क्या, ये इजी है वैसे याद हो जाएगा आपको। बिना सिर वाली मुर्गी मतलब जैसे बिना सोचे समझे कहीं भी भागती है, वैसे ही किसी की योजना की अड़बड़े में काम करना होता है। स्टॉप रनिंग अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन एंड फोकस ऑन टास्क। बिना सोचे समझे इधर उधर भागना बंद करो और क्या करो, किसी पर काम को ध्यान दो। अब मैं इसका टेस्ट करवा दूं, आप चाहो तो बताओ। हिंदी में बता रहा है इसमें। अगर कोई दोस्त बिना किसी प्लानिंग के हड़बड़ी की परीक्षा की तैयारी कर रहा है और इधर उधर भाग रहा है तो वो क्या होगा, रन अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन। भी बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ठीक है। रूट एंड ब्रांच, इसका मतलब क्या होता है, रूट एंड ब्रांच का मतलब होता है पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है। तीसरा, जब घर में सिर्फ अपनी मम्मी फैसले लेती है तो उसका मतलब क्या होता है, सी रूल्स द रूस्ट का मतलब ये होता है सी रोल्स आउट द रेड, नहीं है रोल्स आउट द रेड कारपेट का मतलब बढ़िया सामान देना। सी रब मी रोंग वे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परेशान करना, ठीक है। बिल्ली की उल्टी दिशा में सहलाने वाली ट्रिक से कौन सा मुहावरा याद आता है आपको, रब समवन द रोंग वे, ठीक है। ये रब समवन द रोंग वे बिल्कुल लीजिए। रब साल्ट इन द टू द वाउंड का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गाँव को ताजा करना मतलब परेशान करना। रफल समन्स फीदर वही परेशान करना। बॉक्सी की रिक्स याद करें, जब जामुक के पंचेज के साथ सिर घुमाया जाता तो इसका शरीर पे क्या मतलब है, इसका मतलब है क्या, परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना था, ठीक है। कौन सा था वो हमारा, रोलिंग पंच, ठीक है, यही था। रोलिंग रोल्स विद द पंचेस था, क्या था, रोल्स विद द पंचेस था। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। अब इसका रिवीजन देख लो अपना। जो रोल्स आउट द रेड कारपेट मतलब वीआईपी स्वागत, रोल्स अप वन स्लीव, रोल्स अप वन स्लीव का मतलब होता है आस्तीन ऊपर जाना, कड़ी मेहनत के लिए तैयार करना। रोल्स अप वन स्लीव का कैसे याद किया था, जो स्लीव्स को ऊपर चढ़ाना मतलब बाहों में चढ़ाना और कड़ी मेहनत के तैयार करना। रिंग विद रोल अप, रोल विद द पंचेज का मतलब होता है बॉक्सिंग मुक्के से बचना। रोलिंग इन कैश अमीर होना, रूट एंड बेंच, रूट एंड पूरी तरह से। रोज कलर्ड ग्लासेज मतलब सबको अच्छी तरह से देखना, कमियां नहीं देखना। रॉयल रोड मतलब बिल्कुल बढ़िया। रब साल्ट मतलब नमक पर जले पर नमक छिड़कना। रब समंदर और पिल्ली को सला उल्टाना मतलब किसी को चिढ़ाना परेशान। रफल समन्स फीदर वही पक्षी के पंखों बिगाड़ना मतलब गुस्सा कराना। रूल द रूस्ट का मतलब होता है हुक्म चलाना मतलब मुख्यों को, मुर्गियों को दड़बे पर राज है। रन अमोक का मतलब होता है पागल हो जाना। रन अराउंड लाइक हेडलेस चिकन का मतलब होता है बिना सिर की मुर्गी होती है, क्या होती है, बिना सिर की मुर्गी होती है। चलते हैं हम अब नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रन एरेंड्स। कौन सा है, रन एरेंड्स। एरेंड्स मतलब होता है छोटे मोटे काम निपटाना, जैसे बाजार के सामान लाना, बिल भरना। रन एरेंड्स मतलब टू डू स्मॉल टास्क यूजुअली इन्वॉल्विंग गोइंग समवेयर। इसमें जो ओरिजिन देख लो एक बार। इसमें जो पुराने समय में जो इरेंड शब्द का उपयोग किसी संदेश या मिशन को पूरे करने के लिए दिए जाने वाली यात्रा के लिए होता था। जो इरेंड है ना, इसका मतलब उपयोग किसी संदेश या मिशन को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए की जाने वाली यात्रा के लिए होता था। तो बाद में जब लोग घर के रोजमर्रा के छोटे छोटे कुबारी कामों के लिए भाग दौड़ करने लगे, इसे रन एरेंड्स कहा जाने लगा, ठीक है। कैसे याद करो, इरेंड को पढ़ो अरशद, अरशद लड़का ट्रिक, अरशद को घर छोटे मोटे काम करने के लिए, ऐसे याद है। इरेंड, इरेंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो एक पुराने जमाने में जो एक मैसेज ले जाता था ना, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसे ही बोलते थे, ठीक है। चलते इसका एग्जांपल देख लो। आई नीड टू रन सम एरेंड्स बिफोर द मार्केट्स मतलब बाजार बंद होने से पहले मुझे कुछ छोटे मोटे काम निपटाने हैं, ठीक है, सम एरेंड्स निपटाने। नेक्स्ट, रन इनटू रफ वेदर, रन इनटू रफ वेदर इसका मतलब है कठिनाई या समस्या का सामना करना। इसका मतलब क्या है, कठिनाई या समस्या का सामना करना, कठिनाई या समस्या का
सामना करना या संकट में पड़ना। रन इनटू रफ वेदर का मतलब टू एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। अब इसका एक बार आप ओरिजिन देख लो। यह है मुहावरा समुद्री जहाजों और नाविक से आया है, ठीक है। जब कोई जहाज समुद्र में अचानक रफ वेदर मतलब खराब मौसम या समुद्री तूफान के बीच आ जाता था तो नाविक भारी मुश्किल और जीवन के खतरे का सामना करते थे। रफ ROUG रफ वेदर का मतलब खतरनाक मौसम, ठीक है। रफ वेदर का मतलब ये होता है खराब मौसम, ठीक है। रफ वेदर का मतलब होता है खराब मौसम। मतलब रन इनटू का मतलब क्या होता है, अचानक मिलना। किससे? रफ वेदर से, ठीक है। वहीं से आया ये। टू एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। The new business project has run into rough weather due to lack of funds. पैसों की कमी के कारण नया बिजनेस प्रोजेक्ट कठिनाइयों में फंस गया। रन आउट ऑफ स्टीम। रन आउट ऑफ स्टीम मतलब होता है ऊर्जा या उत्साह मत खो देना, थक जाना। रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब होता है टू लूज एनर्जी, एंथुसियाज्म और मोटिवेशन। 19वीं सदी में जो औद्योगिक युग से आया है, जब ट्रेनें और मशीनें भाप के इंजन से चलती थी। मतलब जो ग्रामर मोनस्टर है के अनुसार जब कोई कोयला खत्म हो जाता तो भाप का दबाव स्टीम प्रेशर कम हो जाता था तो धीरे धीरे रुक जाती थी। यहीं से इसका प्रतीकात्मक अर्थ इंसानी ऊर्जा के लिए खत्म होने से लिया गया। मतलब इसका मतलब है जो ये है ना, रन आउट ऑफ स्टीम। रन आउट ऑफ स्टीम इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब होता है टू लूज एनर्जी, एंथुसियाज्म और मोटिवेशन, ठीक है। आफ्टर स्टडिंग और फॉर 6 आवर्स कंटिन्यूसली आई टोटल रन आउट ऑफ स्टीम। मतलब स्टीम का मतलब भाप ताकत और स्टीम इंजन का जो रन खत्म हो गई, ऊर्जा तो ताकत पूरी खत्म हो गई। ये वैसे याद हो गया होगा। रन रॉइट। रन रॉइट का मतलब होता है टू बिहेव इन एन अनकंट्रोल्ड वे में। टू बिहेव इन एन अनकंट्रोल्ड वे में। टू स्प्रेड स्प्रेड क्विकली नियंत्रण से बाहर हो जाना मतलब उपद्रव मचाना, बहुत तेजी से फैलना। रन रॉइट। इसका जो ओरिजिन देख लो एक बार। अरे तू पेन क्यों काम नहीं कर रहा? मूल रूप से यह शब्द शिकार खेलने वाले शिकारी कुत्तों के झुंड के लिए इस्तेमाल होता है। कहाँ? मूल रूप से यह शब्द शिकार खेलने वाले शिकारी कुत्तों के झुंड के लिए इस्तेमाल होता है। जब शिकारी कुत्ते सही रास्ते या खुशबू को छोड़कर किसी भी गलत रास्ते बिना किसी नियंत्रण के भागने लगते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रनिंग राइट कहा जाता है। बाद में इंसानों के लिए जो दंगे होते हैं ना, विचारों के लिए भी अनियंत्रित होने से जुड़ गया है। ये मूल रूप से शब्द शिकार खेलने वाले जो शिकारी कुत्तों की झुंड के लिए इस्तेमाल होता था। जब शिकारी कुत्ते सही रास्ते या खुशबू को छोड़कर किसी गलत दिशा में बिना किसी नियंत्रण के भागने लगते थे तो उसे क्या बोलते थे? रनिंग राइट बोलते थे। ऐसे याद करो, राइट का मतलब ही होता था दंगा या उपद्रव। ट्रिक दंगाई लोग हमेशा राइट दंगाई करते समय नियंत्रण से बाहर होकर उपद्रव मचाते हैं, वहीं से आते हैं। द विंड्स इन द गार्डन आर रनिंग आउट मतलब बगीचे में जंगली घास उस बिना किसी नियंत्रण के तेजी से फल फूल रहे। रन शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू हैव इनसफिशियंट सप्लाई। क्या होता है? टू हैव इनसफिशियंट सप्लाई। इनसफिशियंट सप्लाई। रन शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना, किल्लत हो जाना। रन शॉर्ट ऑफ यह है व्यापार और घरेलू प्रबंधन से जुड़ा हुआ बहुत पुराना मुहावरा है। जब किसी दुकान या घर में जरूरी सामान की मात्रा या तय सीमा शॉर्ट रह जाती थी तो उसे क्या बोलते थे? उसे बोलते थे रन शॉर्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता है? रन शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब भी होता है छोटा या कम होता है। क्या मतलब होता है? शॉर्ट का मतलब भी होता है छोटा या कम। ट्रिक दुकानदार के पास सामान शॉर्ट कम हो गया यानी उसके पास दुकान की कमी हो गई है। शॉर्ट का मतलब ये हो जाता है कमी होना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला 1498 रन वाइल्ड। रन वाइल्ड का मतलब होता है पूरी तरह से स्वतंत्र और अनियंत्रित होकर व्यवहार करना, मनमानी करना। टू बिहेव इन ए अनकंट्रोल्ड मैनर। रन वाइल्ड मतलब जंगली की तरह व्यवहार करना। यह है प्रकृति और जानवरों के जो जानवरों से प्रेरित है।
जब किसी पालतू जानवर या पौधे को बिना किसी देखभाल या बाड़ के खुले छोड़ दिया जाता है तो वह जंगल के जीवों की तरह अनियंत्रित होकर बढ़ता है। ठीक है। वाइल्ड मतलब जंगली। ट्रिक्स याद रखो, यदि बच्चे को खुली छूट दी जाए तो वाइल्ड जंगली जानवरों की तरह अनियंत्रित व्यवहार करने लगेगा। ठीक है। द चिल्ड्रन वर अलाउड टू रन वाइल्ड ऑन द बीच। नेक्स्ट, रन ऑफ द मील। रन ऑफ द मील का मतलब होता है साधारण, मामूली, जिसमें कुछ भी खास ना हो। क्या हो? रन ऑफ द मील का मतलब तो ऑर्डिनरी, नॉट स्पेशल इन एनी वे। रन ऑफ द मील का मतलब ये होता है। ठीक है। कैसे याद करोगे? इसे याद करो, जो मेरियम वेबस्टर के अनुसार 1870 के दशक में कपड़ा मिलों में जो कपड़ा बिना जांच या बिना छटने के सीधे मशीन से बाहर निकालते थे, उसे रन आउट ऑफ द मिल कहते थे, कि रन ऑफ द मिल कहते कहा जाता था। ये बिना किसी विशेष क्वालिटी के चेक के साधारण औसत दर्जे के समान होते थे। अब कैसे याद करोगे इसे? मील। मील का मतलब होता है फैक्ट्री। ट्रिक क्या है? फैक्ट्री या मील से जो लगातार रन मतलब निकलता है वाला सामान हमेशा साधारण और मामूली ही होता है। ठीक है। कुछ खास नहीं होता, वहीं से आया है। ठीक है। अगर दोबारा देखना चाहो देख लो। जो ये इसके अनुसार 1870 के दशक में कपड़ा मिलों मतलब टेक्सटाइल मिल्स में जो कपड़े बिना जांच या बिना छटनी के सीधे मशीन से बाहर निकलते थे, ठीक है, उन्हें रन आउट ऑफ मिल कहा जाता है। जो बिना चटनी बिना जांच की, वहीं से आया। ठीक है। आई इट वाज जस्ट ए रन ऑफ द मिल मूवी, नथिंग साइड में। रस्ट बकेट। रस्ट बकेट का मतलब होता है कबाड़ गाड़ी। रस्ट बकेट मतलब पुरानी और जंग लगी हुई खटारा गाड़ी, उसे बोलते हैं रस्ट बकेट। एक ओल्ड कार या अदर व्हीकल दैट इज रस्टली एंड पुअर कंडीशन। रस्ट गाड़ी का मतलब ये होता है। रस्ट बुकेट का मतलब ये होता है। ओरिजिन देख लो, यह मुहावरा 20वीं सदी के मध्य समुद्री जहाजों और पुरानी कारों को टायरों से शुरू हुआ था। ठीक है। जब किसी लोग के जहाज या वाहन बहुत ज्यादा, रस्ट का मतलब होता है जंग। रस्ट का मतलब क्या होता है? RUST। रस्ट का मतलब होता है जंग। जंग होता है ना, जंग लगता, तो वह पानी की एक बाल्टी बुकेट जैसा बेकार दिखने लगता था, जो लोग व्यंग में रस्ट बुकेट बुलाने लगे। ठीक है। बहुत ज्यादा रस्ट लग जाता था तो वह पानी की एक बाल्टी जैसा बेकार दिखने लगता था। ठीक है। रस्ट यानी जंग और बुकेट का मतलब बाल्टी। ठीक से एक ऐसी गाड़ी जो पूरी तरह से रस्ट जंग से भरी बाल्टी जैसी दिखती हो तो वह खटारा या कबाड़ गाड़ी होगी ना। जंग से भरी बाल्टी की तरह दिखती हो, ऐसे याद कर लो। ठीक है। मतलब इसको याद करो कैसे। रस्ट बुकेट का मतलब एक ऐसी गाड़ी जो जंग से भरी बाल्टी की तरह दिखती है। मतलब आई कैन नॉट बिलीव ही इज स्टिल ड्राइविंग दैट ओल्ड रस्ट बकेट। मतलब मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ कि वह अभी भी उसको पुराना खटारा गाड़ी को चला रहा है। नेक्स्ट हमारा स्कार्ड काउ। स्कार्ड काउ मतलब होता है ऐसी प्रथा, विचार या संस्था जिसकी आलोचना करना मना हो, अत्यंत पवित्र और अछूत बात। मतलब स्कार्ड काउ का मतलब होता है समथिंग बियॉन्ड क्रिटिसिज्म। समथिंग बियॉन्ड क्रिटिसिज्म। विकिपीडिया के अनुसार यह मुहावरा कहाँ से आया है? भारत के हिंदू धर्म में गाय को दिए जाने वाले अत्यंत पवित्र और पूजनीय स्थान से प्रेरित है। क्या है? विकिपीडिया के अनुसार यह मुहावरा जो हिंदू धर्म में गाय को दिए जाने वाले अत्यंत पवित्र और पूजनीय स्थान से पवित्र है, जहाँ गाय को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 19वीं सदी के अंत में यह मुहावरा अमेरिका और इंग्लैंड की राजनीति में आया, जिसका मतलब ऐसी चीजों से निकला गया जिसे कोई छू या बदल नहीं सकता है। ठीक है। इजी है, याद हो गया होगा। इस कार्ड का मतलब हो तो पवित्र। ट्रिक से कैसे याद करोगे? इस कार्ड का मतलब ये होता है पवित्र, और काव का मतलब होता है ट्रिक। मतलब काव का मतलब गाय होता है। हिंदू समाज में इस कार्ड का मतलब पवित्र गाय कोई आलोचना नहीं कर सकता, वह आलोचना से क्या है? परे है। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में द फ्री लंच पॉलिसी इज इस कार्ड काउ दैट नो मैनेजर कैन चेंज। उस कंपनी में मुफ्त लंच की नीति एक ऐसी पवित्र प्रथा बन चुकी है जिसे कोई भी मैनेजर आलोचना या बदलाव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। सेफ पेयर्स ऑफ हैंड्स। सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब क्या होता है? भरोसेमंद व्यक्ति होता है। क्या होता है? सेफ पेयर्स ऑफ हैंड का मतलब जिम्मेदार इंसान होता है जिसके हाथ में काम सुरक्षित हो। मतलब ए पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग वेल। ए पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग वेल, सेफ पेयर ऑफ हैंड का मतलब है।
ये कहाँ से आया है? ये मुख्य रूप से क्रिकेट या फुटबॉल जैसी खेलों से आया है। जब किसी टीम के विकेटकीपर या गोलकीपर बहुत अच्छे कैच पकड़ता है और गेंद को कभी नहीं छोड़ता, तो उसे सेफ पेयर ऑफ हैंड्स कहते हैं। मतलब बाद में ये व्यापार की राजनीति भरोसेमंद के लिए आया है, ठीक है, सेफ पेयर के लिए। सेफ का मतलब ये होता है सुरक्षित, पेयर्स ऑफ हैंड्स का मतलब होता है जिस व्यक्ति के हैंड्स आपस में सेफ, मतलब वह व्यक्ति बहुत भरोसेमंद है। जिस व्यक्ति के हैंड्स हाथों में आपका काम सेफ सुरक्षित रहे तो वही बहुत भरोसेमंद है, ठीक है। जैसे यू कैन लीव द प्रोजेक्ट टू राजेश, ही इज सेफ पेयर। यू कैन लीव, तुम दे सकते हो क्या, प्रोजेक्ट किसको, राजेश को, क्योंकि वह क्या, ही इज ए सेफ पेयर फ्रेंड्स है। सेल क्लोज टू द विंड, सेल क्लोज टू द विंड का मतलब है, ये हमारा 1503। सेल क्लोज टू द विंड, सेल क्लोज टू द विंड का मतलब है to take risks by doing something that is almost illegal or dishonest. To take risk by doing something that is almost, मतलब खतरे या कानून की सीमा से बिल्कुल करीब जाकर जोखिम उठाना। सेल क्लोज टू द विंड, सेल क्लोज टू द विंड का मतलब क्या है, खतरे, खतरे या कानून की जो सीमा से बिल्कुल करीब जाकर क्या करना, जोखिम उठाना, ठीक है। ये कहाँ से आया, अब इसका आप देखो, ये आया जब नौकायान, मतलब क्या होता है, एक सैलिंग जगत से आया। जब एक नाविक अपनी नाव को हवा की दिशा के बिल्कुल समांतर या बहुत करीब, क्लोज टू द विंड लेकर चलता है, ठीक है, नाव पलटने का बहुत खतरा होता है, ठीक है। कैसे, जब कोई नौकायान या नाव अपनी नाव को हवा की दिशा में बिल्कुल समांतर या बहुत करीब, क्लोज टू द विंड लेकर चलता है, तो नाव पलटने का बहुत खतरा होता है। चालाकी से नाव तो तेज चलती है, लेकिन जोखिम चरम पर होता है। याद कैसे करोगे, सेल, सेल का मतलब ही क्या होता है, सेल का मतलब यानी नाव चलाना, या विंड यानी तेज हवा होती है। ट्रिक मतलब तेज हवा, तूफानी हवा को बिल्कुल सेल, ट्रिक है सेल यानी नाव चलाना होता है, और विंड का मतलब होता है तेज हवा। ट्रिक क्या है, तेज तूफानी हवा के बिल्कुल पास नाव चलाना यानी भारी जोखिम उठाना, ठीक है। His business practices are legal but he often sells close to the wind. उसके बिजनेस के जो तरीके हैं ना, कानून, कानूनी तो है लेकिन उससे अक्सर कानून की सीमा पर जाकर जोखिम उठाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा सलाड डेज, सलाड डेज का मतलब होता है जवानी की जो खूबसूरत दिन होते हैं ना, अनुभवहीनता और अल्फड़ का समय, अल्हड़पन, अल्हड़पन का समय था, ठीक है। द टाइम व्हेन यू आर यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है, सलाद डेज का मतलब ये है। इस मुहावरे का आविष्कार महान लेखक विलियम शेक्सपियर ने सन 1606 में अपने नाटक एंटनी और क्लियोपेट्रा में किया था। क्लियोपेट्रा अपनी जवानी के दिनों को याद करते हुए कहती है कि उसके सलाद डेज थे, वह हरी भरी सलाद की तरह कच्ची थी और अनुभवहीन थी। ये मुहावरे आविष्कार महान लेखक विलियम शेक्सपियर ने सन 1606 के एक नाटक था एंटनी और क्लियोपेट्रा, कौन सा था, एंटनी और क्लियोपेट्रा था, ठीक है, एंटनी और क्लियोपेट्रा। वह अपनी जवानी के दिनों को याद करते हुए कहती थी कि वे सलाद डेज, जब वह हरी भरी, मतलब हरी भरी और सलाद की तरह कच्ची और अनुभवहीन थी, वहीं से आया, ठीक। सलाद कच्चा और हरा होता है, ठीक है, क्या होता है, सलाद होता है ना, उसका मतलब होता है कच्चा और हरा होता है। जब इंसान जवान या कच्चा और अनुभवहीन होता है, तो वे उसके सलाद हरे भरे और कच्चे दिन होते हैं। बैक इन माई सलाद डेज आई यूज टू थिंक आई कुड चेंज द एंटायर वर्ल्ड ओवरनाइट। मतलब मैं जवानी और अनुभवहीनता के दिनों में मैं सोचता था कि मैं रातों रात दुनिया बदल सकता हूँ। साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है, साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब बहुत ही भला, ईमानदार और सच्चा इंसान होता है, बहुत ही भला, ईमानदार और, साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड, हु कैन बी ट्रस्टेड होता है, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये बाइबल के जो मैथ्यू है 5:13, मतलब गोस्पेल ऑफ मैथ्यू से आया है, जहां ईसा मसीह
ने अपने वफादार शिष्यों को समाज के लिए नमक के समान मूल्यवान शुद्ध बताते हुए साल्ट ऑफ द अर्थ कहा था। प्राचीन समय में नमक वैदिक, कीमती और पवित्र माना जाता था। ठीक है, वहीं से आया। यह मुहावरा कहाँ से आया? बाइबल से आया, जहां पर ईसा मसीह ने अपने जो वफादार शिष्य को समाज के लिए क्या बताया था? नमक के समान मूल्यवान शुद्ध बताते हुए साल्ट ऑफ द अर्थ कहा था। प्राचीन समय में नमक बेहद कीमती और पवित्र माना जाता था। कैसे याद करोगे? एक ट्रिक भी देख लो। साल्ट यानी नमक, जो भोजन को आधार है। ठीक है, धरती मतलब अर्थ, उनका साल्ट मतलब नमक। वही इंसान है जो भोजन की नमक की तरह सच्चा और सबसे ईमानदार है। ठीक है, ये जी याद हो गया। जो द साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब है जो ईमानदार आदमी, मतलब साल्ट मतलब जो रोटी में जो नमक होता है वो इतना ईमानदार होता है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेव फॉर ए रेनी डे। सेव फॉर ए रेनी डे का मतलब होता है कठिन समय या भविष्य की किसी मुसीबत के लिए पैसे बचा कर रखना। सेव फॉर रेनी डे का मतलब होता है टू सेव मनी फॉर व्हेन इट माइट बी नीडेड इन फ्यूचर। इसका मतलब ये है। यह मुहावरा पुराने समय के जो किसानों से आया। जब बहुत तेज बारिश होती थी तो किसान खेतों में काम पर नहीं जाते थे और उनकी कमाई रुक जाती थी। इसलिए वे अच्छे दिनों में अनाज और पैसे बचा कर रखते थे ताकि बारिश के दिनों में भूख न मरना पड़े। वहीं से आया है। यह मुहावरा प्राचीन समय के किसानों से आया है। जब बहुत तेज बारिश होती थी तो किसान खेतों पर काम करने जाते थे तो उनकी कमाई रुक जाती थी, इसलिए वे अच्छे दिन में अनाज और पैसे बचा कर रखते थे ताकि बारिश के दिनों में जो भूख न मरना पड़े। रेनी डे का मतलब ये होता है मुसीबतों का दिन। ठीक है, ट्रिक मुसीबतों के दिनों में या रेनी डे में हमेशा से हो रखा कर बचा कर। चलते हैं हम इसकी एक बार पहला हमारा रन अरेंड्स। रन अरेंड्स को कैसे याद किया था? एक अरेंड्स एक जो होता है मैसेज ले जाता है, मतलब छोटे मोटे काम को निपटाना। रन इनटू रफ वेदर। रन इनटू रफ वेदर मतलब रन इनटू का मतलब होता है अचानक में ना, रफ मतलब खराब मौसम से, मतलब तूफान मुश्किलों का सामना करना। रन आउट ऑफ स्टीम मतलब अपनी जो एंथुसियाज्म है वो खत्म हो जाना। ठीक है, रन रॉइट का मतलब होता है नियंत्रण, नियंत्रण से बाहर होना। रन शॉर्ट ऑफ मतलब कमी होना। रन वाइल्ड मतलब अनियंत्रित मनमानी करना, जंगली व्यवहार। रन ऑफ द मिल का मतलब होता है जो साधारण या मामूली होती है। ठीक है, रस्ट बकेट। रस्ट बकेट का मतलब होता है कपाड़ गाड़ी। रस्ट का मतलब होता है जो, रस्ट का मतलब क्या फटाता है? रस्ट का मतलब हमने पढ़ा था जो जंग, और बकेट का मतलब बाल्टी से भरी हुई जंग, जंग लगी हुई बाल्टी जैसी कार। ठीक है, इस कार्ड का मतलब पवित्र, आलोचना से परे होना। इससे पेयर ऑफ हैंड्स मतलब बहुत भरोसेमंद व्यक्ति। सेल क्लोज टू द विंड मतलब भारी जोखिम उठाना। सेल क्लोज टू द विंड का मतलब होता है भारी जोखिम उठाना। सलाह दे मतलब जवानी अनुभवहीनता के दिन। साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है पवित्र, पवित्र इंसान, वो ओनेस्ट इंसान मतलब। सेव फॉर रेनी डे का मतलब होता है फ्यूचर के लिए बचा के रखना, मुसीबत के दिनों के लिए। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? 1507 सेवन वंस ब्रीथ। सेव वंस ब्रीथ। सेव वंस ब्रीथ का मतलब होता है टू नॉट वेस्ट टाइम सेइंग समथिंग दैट विल नॉट बी लिसन टू। मतलब अपनी बात या सलाह देकर समय बर्बाद न करना क्योंकि सामने वाला आपकी बात नहीं सुनेगा। सेव वंस ब्रीथ का मतलब ये है। अब ये कहाँ से आया? ये मुहावरा 16वीं शताब्दी के उपयोग हो रहा है। पुराने समय में जो शारीरिक सांस को जीवन और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता था। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे इंसान को समझाने की कोशिश करता था जो उसकी बात सुनना नहीं चाहता, ठीक है, तो वह अपनी ऊर्जा और सांस दोनों को फालतू में क्या करता था? उड़ा रहा होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि अपनी सांस को बचा कर रखो, मतलब ताकि अननेसेसरी सलाह किसी को मत दो। ऐसा भी है सर। ठीक है, कैसे याद करोगे इसे? ब्रीथ का मतलब होता है सांस। अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा तो फालतू बोलकर अपनी सांस क्यों फूंकना, अपनी सांस बचाओ। ठीक है, वहीं से आया है। यू शुड सेव योर ब्रीथ ही नेवर लिसन टू द डिवाइस। सेव्ड बाय द बेल। सेव्ड बाय द बेल का मतलब क्या होता है? आखिरी क्षण में किसी मुसीबत या कठिन परिस्थिति में बच जाना। इसका मतलब होता है सेव्ड बाय द बेल का मतलब होता है आखिरी क्षण में
किसी मुसीबत या कठिन परिस्थिति में बच जाना होता है, मतलब रेस्क्यूड फ्रॉम ए डिफिकल्ट सिचुएशन एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट होता है, रेस्क्यूड फ्रॉम ए डिफिकल्ट सिचुएशन एट द लास्ट मोमेंट होता है। कैसे याद करोगी इसे? सेव्ड बाय द बेल। अब इस मुहावरे की उत्पत्ति जो बॉक्सिंग के मुक्केबाजी से हुई। जब बॉक्सर रिंग में विपक्षी खिलाड़ी से बुरी तरह से पिट रहा होता है तो नॉकडाउन हारने की कगार पर होता है, तो ठीक उसी समय राउंड खत्म होने की घंटी बज जाती है, तो रेफरी की गिनती को रोकनी पड़ती है। इस पर बॉक्सर घंटी बजने के कारण वो पूरी तरह से हारने से बच जाता है। ठीक है, क्या? सेव्ड बाय द बेल मतलब रेस्क्यूड फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन एट द लास्ट मोमेंट। इस मुहावरे की उत्पत्ति बॉक्सिंग मुक्केबाजी खेल से है। जब एक बॉक्सर रिंग में विपक्षी खिलाड़ी से बुरी तरह पिट रहा होता है, नॉकडाउन होने की कगार पर होता है, ठीक उसी समय राउंड खत्म होने की घंटी बज जाती है। ठीक है, तो रेफरी को गिनती रोकनी पड़ती है, वहीं से आया। ठीक है, जैसे राउंड होते हैं ना उसमें। अब कैसे याद करोगे? या स्कूल, वैसे इसकी ट्रिक हमने को नहीं चाहिए। स्कूल समवन इन समथिंग मतलब किसी को किसी विषय कला या काम में पूरी तरह से प्रशिक्षित या निपुण करना। क्या? किसी को किसी विषय कला या काम में पूरी तरह से प्रशिक्षित या निपुण करना होता है। इसका स्कूल समवन इन समथिंग मतलब ट्रेन और इंस्ट्रक्ट थोरोली, इसका मतलब यह है। 15वीं शताब्दी में और 16वीं शताब्दी के दौरान स्कूल शब्द का प्रयोग नाउन के साथ एक क्रिया वर्ब के रूप में भी किया जाने लगा। स्कूल को अनुशासन और कड़े अभ्यास और ज्ञान के केंद्र में रूप में देखा जाता है। किसी को स्कूल करने का ऐतिहासिक अर्थ था कि उसे कड़े नियम, कठोर अनुशासन और गहन अभ्यास के माध्यम से कला, युद्ध और कौशल में पूरी तरह से पारंगत बना देना। ठीक है, याद कैसे करोगे? स्कूल, स्कूल में हमें किसी भी चीज को गहराई से और बेसिक से सिखाया जाता है, रटाया जाता है। तो स्कूल करने का मतलब सीधा सा होता है उसे उस काम का मास्टर बना देना, मतलब स्कूल समवन इन समथिंग मतलब ट्रेन और इंस्ट्रक्टर थोरोली होता है। द सीनियर कोच स्कूल्ड द यंग प्लेयर्स इन डिफेंसिव टैक्टिक्स। स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल। स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल का मतलब क्या होता है? सबसे खराब या बची कुछ चीजों लोगों का उपयोग करना क्योंकि कुछ भी अच्छा विकल्प नहीं बचा। सबसे खराब या बची कुछ चीजों या लोगों का उपयोग करना क्योंकि अब कुछ अच्छा नहीं बचा। टू यूज वर्स्ट पीपल और थिंग्स बिकॉज देर इज नथिंग बेटर लेफ्ट। स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल। अब ये कहां से आया है? इसका ओरिजिन, यह मुहावरा भोजन के भंडारण के तरीके से आता है। ठीक है, पहले के समय में सेब, नमक लगे मांस या मछलियों को बड़े बड़े लकड़ी के पीपों में भरकर रखा जाता था। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें ऊपर होती थी। जब ड्रम लगभग खाली हो जाता था तो नीचे केवल खराब, सड़ी गली या दबी बची कुछ चीज बचती थी, लेकिन नीचे जो खुरच कर स्क्रैप निकालना पड़ता था क्योंकि कोई और अच्छा विकल्प नहीं होता था। याद हो गया? कैसे याद किया हमने, इसको देख लो। बैरल, बैरल का मतलब क्या होता है? यानी पीपा या डिब्बा या पीपा का जो स्क्रैप यानी खुरचना। जब डिब्बे के बिल्कुल नीचे बॉटम के हिस्से को खुरचना पड़े तो समझो कि सबसे घटिया और बचा कुचा माल ही हाथ में आने वाला है। ठीक है, जैसे ये डिब्बा है। ठीक है, ये डिब्बा है। अब इसमें सामान भरे हैं, जैसे सेव, ये भरे हैं। ठीक है, ऐसे। अब ये ऊपर ऊपर का बच गया, अभी लास्ट में बचा है तो इसे स्क्रैप करके निकालेंगे तो हमारा, हम मतलब इसको स्क्रैप कर निकालेंगे तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि सब जो ऑप्शन थे वो बीत गए हैं, यही बचा हुआ है। ठीक है, इसी से याद कर लो आप। नेक्स्ट, स्क्रैच वन साइड मतलब भ्रमित होना, उलझन में पड़ना, सोच में पड़ जाना, क्या किया जाए। ठीक है, स्क्रैच वन हेड का मतलब होता है टू बी कंफ्यूज और अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग। एक प्राकृतिक और सार्वभौमिक मानवीय मानवीय शारीरिक हाव भाव से है।
जब इंसानी दिमाग किसी पेचीदा समस्या उलझन को सामना करता है तो शरीर अनजाने में सिर को खुजालने लगता है। वैज्ञानिक रूप से माना जाता है कि सिर खुजालने से त्वचा की नसें उत्तेजित होती है जो मानव के क्षणों में दिमाग को ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। यही व्यवहार दुनिया की जो बर से उलझन का प्रतीक रहा है। याद करो जब परीक्षा में गणित का कोई सवाल नहीं आता था तो हम छात्र अनजाने में पेन या सिर खुजाने लगते थे। द पुलिस आर स्टिल स्क्रैचिंग देयर हेड ओवर हाउ द थीफ एस्केप्ड फ्रॉम द लॉकर्ड रूम। सी चेंज का मतलब होता है पूरी तरह से होने वाला एक बहुत बड़ा नाटकीय बदलाव, मतलब एक कंप्लीटली एंड ड्रामेटिक चेंज होता है। क्या होता है? एक कंप्लीटली और ड्रामेटिक चेंज होता है। यह मुहावरा जन्म इस मुहावरे का जो जन्म है ना, विलियम शेक्सपियर के जो नाटक है द टेम्पेस्ट से आया। कहाँ से आया? द टेम्पेस्ट से आया है। नाटक में एरियल नाम का एक जादुई चरित्र का गाना गाता है जिसमें वह समुद्र में डूबे एक राजा के बारे में कहता है कि उसका उससे शरीर के अंग समुद्र की जादुई और शक्तिशाली प्रभाव से पूरी तरह बदल गए हैं। मतलब नाटक में एक एरियल नाम का एक जादुई चरित्र था। ठीक है? चरित्र एक गाना गाता है। ठीक है? जादुई चरित्र नाम का एक जादुई चरित्र गाना गाता है जिसमें वह समुद्र में डूबे एक राजा के बारे में कहता है कि उसके शरीर के अंग समुद्र के जादुई और शक्तिशाली प्रभाव से पूरी तरह समुद्र के जादुई और जो शक्तिशाली प्रभाव से पूरी तरह बदल गए हैं। मतलब सफर्स ए सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। मतलब तब से यह शब्द साधारण बदलाव के बजाय एक विशाल और पूरी तरह से कायाकल्प करने वाले बदलाव के लिए उपयोग होने लगा है। याद करने की ट्रिक देखो, सी चेंज का मतलब सी एक बहुत बड़ा विशाल गहरा और अनंत होता है। अगर किसी चीज में समुद्र जितना बड़ा बदलाव आ जाए, अगर किसी चीज में समुद्र जितना बड़ा आ जाए तो वह चीज पहले से बहुत बिल्कुल बिल्कुल जैसी नहीं रहेगी, मतलब पूरी बदल जाएगी। वहीं से आया। तो सी चेंज का मतलब क्या है? देयर हैज बीन ए सी चेंज इन द एटीट्यूड सिंस ही गोट प्रमोशन। मतलब प्रमोशन मिलने के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह से बड़ा और पूरी बदलाव हो गया। सी चेंज मतलब पूरी तरह से बदलाव हो गया। नेक्स्ट हमारा सेकंड बनाना। सेकंड बनाना का मतलब होता है किसी मुख्य व्यक्ति का सहायक होना या किसी कम महत्वपूर्ण भूमिका होना। सेकंड बनाना होता है ना, असिस्टेंट को बोलते हैं। ए पर्सन इन सेकेंडरी रोल होता है ना, उसे बोलते हैं सेकंड बनाना। इसकी ओरिजिन देख लो एक बार, इसका ओरिजिन। इसकी उत्पत्ति 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिका के जो वोडेविल और थिएटर कॉमेडी से हुई थी। इस शो में जो मुख्य कॉमेडियन होता था, जो सारे मुख्य चुटकुले सुनाता था, उसे टॉपर बनाना कहा जाता था। क्या होता? उसे टॉप बनाना कहा जाता था। टॉपर नहीं, टॉप बनाना कहा जाता था। इस शो में जो मुख्य कॉमेडियन होता था, वो मुख्य चुटकुले सुनाते थे, वो क्या होता था? टॉप बनाना। और इसके अंत में जो असली केला दिया जाता था वह, और उसे अंत में क्या असली केला दिया जाता था? जो उसका सहायक है या जो साइड किक जो थप्पड़ खाता था या सीधे सवाल पूछता था होता था, उसे सेकंड बनाना दिया जाता था। ठीक है? बनाना कहने तो वहीं से आया, इजी है, याद हो गया होगा। या जो पहले के नंबर पे होता था पहला केला टॉप बनाना, दूसरे पे होता है सेकंड बनाना। इजी है, याद हो गया हो। सेकंड टू नन। सेकंड टू नन का मतलब होता है सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, जिसके सामने कोई दूसरा न टिक सके। सेकंड टू नन का मतलब होता है द बेस्ट, बेटर देन एनीवन और एनीथिंग एल्स। इंपॉर्टेंट है सेकंड टू नन। ठीक है? द बेस्ट, बेटर देन एनीवन और एनीथिंग। यह मुहावरा कहाँ से आया है? यह मुहावरा जो लैटिन वाक्यांश यहाँ से आया है। नोल्ली सेकुंडस का जो अंग्रेजी अनुवाद है ना, वहां से। इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी के भी बाद दूसरा नहीं, किसी के बाद दूसरा नहीं, किसी के बाद दूसरा नहीं। मतलब नन टू सेकंड, मतलब किसी के बाद दूसरा नहीं होता है। ठीक है? इसका इतिहास भी शेक्सपियर के नाटक द कॉमेडी ऑफ एरर से आया है। ठीक है? इसका मतलब है कि जब आप किसी सूची या रैंकिंग में सबसे ऊपर नंबर वन होते हैं तो आपके ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। ठीक है? जब आप किसी सूची रैंकिंग में नंबर वन पर रहते हैं तो आपके ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है जिसके बाद आपका नंबर आए। ठीक है? वहीं से आए, मतलब सेकंड टू नन।
दूसरा कैसे याद करोगे, इस याद को सेकंड टूनन को ऐसे तोड़े, सेकंड स्थान पर टूनन मतलब किसी के भी नहीं, यानी मैं तो किसी के भी पीछे दूसरे नंबर पर नहीं हूँ, मैं तो 1 नंबर पर हूँ। सेकंड टूनन को तोड़िए आप, सेकंड मतलब दूसरे स्थान पर, टूनन मतलब किसी के भी नहीं, यानी मैं किसी के भी पीछे दूसरे स्थान पर नहीं हूँ। इसका मतलब है सेकंड टू नन, सेकंड टू मतलब मैं किसी के भी दूसरे स्थान पर नहीं हूं, मैं खुद पहले स्थान पर हूं, ऐसे याद करो। ठीक है। सी आई टू आई का मतलब होता है किसी राय पर दो लोगों की पूरी तरह से सहमत होना और एक जैसी राय रखना, मतलब टू एग्री कंप्लीटली विद समवन अबाउट समथिंग, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। ये मुहावरा जो बाइबल की बुक ऑफ ईसा से आया है, ठीक है। बाइबल में इसका वर्णन था कि जब यरूशलेम के पहरेदार वापस लौटते हुए भगवान को अपनी आंखों से सीधे आमने सामने देखेंगे तो वो एक साथ खुशियां मनाएंगे। समय के साथ इस मुहावरे का अर्थ बदल गया कि जब दो लोग एक दूसरे के आंख में आंख डालकर सीधे देखते हैं तो उनके विचार आपस में मिलते हैं और उनके बीच कोई मतभेद नहीं होता। ठीक है। याद करने की ट्रिक देख लो। जब दो लोग एक दूसरे की आंखों में आय डालकर बिना किसी गुस्से या हिचकिचाहट के देखते तो इसका मतलब है वो बिल्कुल पूरी तरह से सहमत है। माई फादर एंड आई डोंट ऑलवेज सी टू आई ऑन पॉलिटिक्स। सी पिंक एलिफेंट्स का मतलब क्या होता है? अत्यधिक नशे या शराब के कारण भ्रमित, मति भ्रम होना, ऐसी अजीब गरीब चीज दिखना जो असल में नहीं है। सी पिंक एलिफेंट का मतलब होता है टू hallucinate, स्पेशली ड्यू टू इंटॉक्सिशन, इंटॉक्सिकेशन के कारण। ठीक है। अत्यधिक नशे या शराब के कारण मति भ्रम होना, ऐसी अजीब चीजें देखना जो असल में है ही नहीं। अब इस मुहावरे की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक जैक लंदन के 1913 का जो उपन्यास है ना, जॉनी बेरेलम से मिलता है। उन्होंने अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ने का वर्णन करते हुए लिखा कि नशे के चरम पर नीले चूहे को गुलाबी हाथी, ब्लू माइस एंड पिंक एलिफेंट देखता है। ठीक है। बाद में 1941 में डिज्नी मशहूर फिल्म डम्बो डब्बो डम्बो के गाने में पिंक एलिफेंट और ऑन परेड मतलब इसे पूरी तरह से प्रसिद्ध कर दिया था। पिंक एलिफेंट ना मतलब जो ओरिजिनल में है नहीं और इसे कर दे। कैसे याद करो? हाथी हमेशा गहरे रंग का होता है, काले रंग के होते हैं। अगर किसी को गुलाबी हाथी नाचते हुए दिखने लगे तो समझ जाओ भाई बहुत नशे में है। ठीक है। हलुलिस हलुसिनेशन में है। ठीक है। आफ्टर ड्रिंकिंग हाफ ऑफ ए बॉटल ऑफ विस्की ही स्टार्टेड सीइंग पिंक एलिफेंट्स। सी द लाइट ऑफ द डे, सी द लाइट ऑफ द डे का मतलब होता है दुनिया के सामने आना, प्रकाशित होना, जन्म लेना। सी द लाइट ऑफ द डे का मतलब टू बी पब्लिश, ऑन मेड नोन टू पीपल मतलब टू बी बोर्न होता है। इस मुहावरे में दो संदर्भों से मिलकर बना है। पहला जैविक है, जहां एक बच्चा मां के गर्भ के अंधेरे से निकलकर पहली बार दुनिया के दिन उजाले को देखता है, मतलब लाइट ऑफ, जिसका अर्थ होता है उसका जन्म होना। दूसरा संदर्भ गुप्त चीजों से, किताब या नए विचार से, जब जिन्हें बहुत समय तक छुपाकर या बंद करके रखा गया हो और जब उन्हें लोगों के सामने लाया जाता है या छापा जाता है तो मतलब क्या होती है? रोशनी में आ जाती है। ठीक है। जब कोई किताब या कोई बड़ा सीक्रेट बहुत समय तक छुपा रहने के बाद आखिरी दिन दिन की रोशनी देखता है तो उसका मतलब वो सामने पब्लिश हो चुका है। आपको बता दूं आजकल जो क्या है, जो एडिक्यूटी है ना वो कैसे ऐसे भी तो एडिक्यूटी आजकल कैसे पूछ रही है, ऐसे पूछ रही है मतलब आधा एडीएम दे देगी, बाकी को आपको बताना है। तो इसका हिंट बता रहा हूँ, जब कोई आप बात न सुने और फालतू बोलकर अपनी क्या नहीं गंवानी चाहिए तो सेव वंस ब्रीथ आता है, ब्रीथ है ना। अब इसमें ये आया नेक्स्ट है, सेव बॉक्सिक रिंग या स्कूल में आखिरी सेकंड में क्या बजने से आप मुसीबत में बच जाते? सेव्ड बाय देयर रिंग, है ना। स्कूल समवन इन, किसी को किसी विषय या काम में पूरी तरह से मास्टर या प्रशिक्षित करने का क्या मुहावरा है? तो इसका मतलब है स्कूल समवन इन समथिंग होता है, समवन इन समथिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा
जब डिब्बे में कुछ बचा न हो तो सबसे खराब विकल्प चुनने के लिए डिब्बे के किस हिस्से को खुरचना पड़ता है? तो स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बोरल होता है। क्या होता है? स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बोरल होता है। इस नेक्स्ट उलझन या कंफ्यूज होने पर इंसान स्क्रैच वंस हेड होता है। क्या होता है? स्क्रैच वंस हेड होता है। नेक्स्ट है शेक्सपियर के नाटक से आए जिसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा जादुई बदलाव, उसे क्या बोलते हैं? सी चेंज, सी चेंज बोलते थे ना। सेकंड बनाना, जो सर्वश्रेष्ठ वह किसी सेकंड टू नन था ना, सेकंड टू नन, वह किसी के भी पीछे दूसरे नंबर पर नहीं होता, सेकंड टू नन। जब दो लोग पूरी तरह सहमत होते तो वे एक दूसरे की किस चीज में देखते हैं? सी आई टू आई, सी पिंक एलिफेंट दारू पी के, सी द लाइट ऑफ, ना सी द लाइट ऑफ द डे। ठीक है, यही था। नेक्स्ट हमारा 1518 सेल लाइक हॉट केक्स। क्या है सेल लाइक हॉट केक्स? इसका मतलब होता है बहुत तेजी से या भारी मात्रा में बिकना, मतलब टू सेल वेरी क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटी। ये कैसे आया? ये तो इजी है, सबको याद हो गया होगा। नेक्स्ट, सेंड समवन पैकिंग। सेंड समवन पैकिंग मतलब होता है किसी को गुस्से में या तुरंत निकाल देना, बोरिया बिस्तन। टू मेक समवन लीव क्विकली, ऑफन सेंड समवन पैकिंग के लिए। कैसे याद करोगे इसे? ये मुहावरा शेक्सपियर के नाटक जो हेनरी चतुर्थ था ना के समय से प्रसिद्ध है। जब किसी कर्मचारी या अनचाही मेहमान को अपना सामान पैक करके तुरंत चले जाने को कहा था तो उसे सैंड पैकिंग कहा जाता था। क्या? सैंड पैकिंग। ठीक है, इजी सैंड पैकिंग, सैंड पैकेज, सामान बांध कर चले जाना। सेंड टू कोवेंट्री मतलब किसी का पूर्ण सामाजिक बहिष्कार करना या उससे बातचीत बंद कर देना। टू रिफ्यूज टू सम, टू रिफ्यूज टू स्पीक टू समवन एज ए पनिशमेंट। ठीक है, अब ये कहाँ से आया? यह है 1640 के दशक में ब्रिटिश गृह युद्ध के दौरान। ठीक है, मतलब इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान। कोवेट्री, कोवेट्री शहर संसद समर्थकों का एक मजबूत गढ़ था। क्या था ये शहर? कोवेट्री शहर संसद समर्थकों का एक मजबूत गढ़ था। जब शाही सैनिकों को बंदी बनाकर वहां लाया गया, कहाँ लाया गया? कोवेट्री में लाया गया। ठीक है, किसको? शाही सैनिकों को। तो वहाँ की कोवेट्री के जो स्थानीय लोगों ने उनसे बात करने का या कोई संबंध रखने का पूरी तरह से इनकार कर दिया था। तो वहाँ के जो कोवेट्री के जो स्थानीय लोग थे ना, तो उन्होंने उन सैनिकों से बात करने का या कोई संबंध रखने से क्या पूरी तरह से इनकार कर दिया था। ट्रिक कोवेट्री को याद करो नो एंट्री से जोड़े। अगर कोई आपने किसी के जीवन में एंट्री बंद कर दी है तो आपसे बातचीत बंद करना कर देते हैं। ठीक है, सेंड टू कोवेट्री मतलब सेंड टू नो एंट्री, कह दो उसे भाई नो एंट्री है। ठीक है, वहीं से इजी है वो से याद हो। सेपरेट टू द व्हीट फ्रॉम द चैफ मतलब अच्छाई को बुराई से अलग करना, चीज को बेकार चीज खत्म करना या मूल्यवान चीज को बेकार चीज से अलग करना। सेपरेट फ्रॉम द व्हीट फ्रॉम द चैफ। ठीक है, कैसे याद करो? टू सेपरेट गुड फ्रॉम द बैड। ये मुहावरा प्राचीन कृषि प्रक्रिया और बाइबल से जुड़ा है, जहाँ पहले किसान गेहूं को उसके भूसे से अलग करता है। ठीक है, सैप का मतलब क्या होता है? इसमें भूसा होता है, CHA सैप का मतलब यहाँ पर भूसा होता है। ठीक है, अलग करने के लिए हवा में उछाला जाता है जिससे भारी गेहूं नीचे गिर जाता है और हल्का भूसा उड़ जाता है, सैप का मतलब होता है। इसमें जो व्हीट का मतलब गेहूं होता है और सैप का मतलब भूसा होता है। ठीक है, ये इजी वो अलग सैप होता है। द प्राइमरी एग्जाम इज डिजाइन टू सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द सैप। सेट टू लिबर्टी मतलब आजाद करना या रिहा करना, सेट एट लिबर्टी। सेट एट लिबर्टी का मतलब क्या होता है? टू फ्री समवन टू रिलीज, मतलब लिबर्टी का मतलब आजादी होता है, वैसे याद हो गया होगा। सेट एट लिबर्टी मतलब शब्द सैन्य लिबर्टी से है जिसका अर्थ होता है कानूनी राजशाही से। पुराने दिनों में जब किसी कैदी को जेल की बेड़ियों से मुक्त किया जाता था तो आधिकारिक तौर पर सेट एट लिबर्टी आदेश दिया जाता था। लिबर्टी का मतलब ये होता है आज़ादी। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, किसी को लिबर्टी पर सेट करना यानी आज़ाद करना। नेक्स्ट हमारा सेट इन वंस वेज। सेट इन वंस वेज का मतलब होता है नॉट विलिंग टू चेंज हैबिट्स
फ्रॉम ओपिनियंस, मतलब अपनी आदत या विचारों को अड़ियल होना, बदलाव ना करना। यह मुहावरा इस विचार से आता है कि जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं उनके दिमाग के रास्ते और आदतें एक जगह सेट हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कंक्रीट सूखने के बाद जम जाता है। सेट वेज का मतलब होता है जिस काम करने के तरीके फिक्स या सेट हो चुके होते हैं वह कभी नहीं बदलेगा। माई ग्रैंडफादर इज सेट टू वेज एंड रिफ्यूज टू यूज स्मार्टफोन। सेट वंस फेस अगेंस्ट, सेट वंस फेस अगेंस्ट का मतलब होता है टू बी डिटरमाइंड टू अपोज समथिंग, मतलब किसी बात या विचार का कड़ा विरोध करना, करने या दृढ़ निश्चय करना। सेट वंस फेस अगेंस्ट का मतलब होता है किसी बात या विचार का कड़ा विरोध करने या दृढ़ निश्चय करना। यह भी एक पुरानी बाइबल संबंधी वाक्यांश है। जब कोई व्यक्ति किसी के विरोध में अपना चेहरा खड़ा कर लेता है तो उसका मतलब होता है कि वह सामने वाले की बात सुनने या झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। फेस अगेंस्ट का मतलब ये होता है चेहरा खिलाफ करना। जब आप किसी प्रस्ताव के खिलाफ अपना चेहरा बना लेते हैं तो मुंह फेर लेते हैं, तो आप उसका खड़ा विरोध कर रहे होते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज टू सेट फेस कीजिए। सेट वंस साइट्स ऑन का मतलब क्या होता है? सेट वंस साइट्स ऑन का मतलब होता है किसी लक्ष्य को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब टू डिसाइड टू अचीव ए पर्टिकुलर थिंग। सेट वन साइट ऑन का मतलब क्या होता है? सेट वन साइट ऑन का मतलब होता है किसी लक्ष्य को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना। टू डिसाइड टू अचीव ए पर्टिकुलर थिंग, ये मुहावरा बंदूक और राइफल के जो साइट्स है ना, निशाने देखने वाला यंत्र से है। जब एक शिकारी या सैनिक बंदूक की साइड से किसी लक्ष्य को देखता है तो उसका पूरा ध्यान केवल शिकारी को ही हासिल करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेट द रिकॉर्ड स्टेट का मतलब होता है, सेट द रिकॉर्ड स्टेट का मतलब गलतफहमी दूर करना या सही तथ्य का सामने लाना, ठीक है। टू गिव द ट्रू फैक्ट्स अबाउट समथिंग दैट हैज बीन रॉन्गली रिपोर्टेड, मतलब गलतफहमी दूर करना या सही तथ्य सामने लाना। पुराने समय में अदालतों या व्यापारिक खातों में इतिहास का रिकॉर्ड लिखा जाता था। यदि कोई गलत जानकारी दर्ज होती थी तो सच पता चलने पर उस रिकॉर्ड को सुधारा या सीधा किया जाता था, ठीक है। पुराने समय में अदालतों या व्यापारिक खातों में इतिहास लिखा जाता था। यदि कोई गलत जानकारी दर्ज हो जाती थी तो सच का पता करने के लिए उस रिकॉर्ड बुक को सुधारा या सीधा किया जाता था। रिकॉर्ड का मतलब दर्ज करना, स्टेट का मतलब सीधा करना, टेढ़ी या गलत रिकॉर्ड को सीधा करना, बाकी सच बताना होता। सेट द थेम्स ऑन फायर का मतलब होता है कोई असाधारण या आश्चर्यजनक कार्य करना, नकारात्मक वाक्य में नाकाम रहने के संदर्भ में। सेट द थेम्स ऑन फायर का मतलब टू डू समथिंग रिमार्केबल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यूजली यूजुअली यूज्ड इन नेगेटिव में यूज किया जाता है। मतलब थेम्स, थेम्स क्या है? एक लंदन की एक प्रसिद्ध विशाल नदी है। पानी में आग लगाना एक असंभव और जादुई काम है। इसलिए यदि कोई कहता है कि वह थेम्स नदी में आग लगा देगा तो इसका मतलब है वह कोई बहुत बड़ा चमत्कारी काम करेगा। थेम्स मतलब नदी, थेम्स नदी में आग लगाएगा। तो कैसे याद करोगे इसे? सेट द थेम्स ऑन फायर का मतलब क्या है? टू डू समथिंग, सेट द थैम्स ऑन द फायर, मतलब ही इज हार्ड वर्कर बट हिज एकेडमिक स्किल वुड नॉट सेट द थैम्स ऑन फायर, मतलब वह मेहनती है लेकिन उसकी पढ़ाई कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं दिखाने वाली, ठीक है। वहीं से मतलब हमेशा इसको नेगेटिव में करते हैं यूज। सेट द व्हील्स इन मोशन, मतलब किसी प्रक्रिया या कार्य की शुरुआत करना। सेट द व्हील्स इन मोशन मतलब टू बिगिन ए प्रोसेस और कोर्स ऑफ एक्शन। यह है औद्योगिक क्रांति की रिवोल्यूशन और बड़ी मशीनों के आविष्कार से जोड़ा है, ठीक है। क्या जो ये सेट द व्हील्स इन मोशन है, नहीं है, ये औद्योगिक क्रांति और बड़ी मशीनों के आविष्कार से जुड़ा है। किसी भी बड़ी मशीन या कारखानों को चालू करने के लिए सबसे पहले उनके मुख्य पहियों को घुमाकर गति में लाना पड़ता था, ठीक है। क्या करना पड़ता था? मुख्य पहियों को लाकर गति में लाना पड़ता। व्हील्स का मतलब पहिए और मोशन मतलब गति में। द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैज सेट टू will in motion for the upcoming election. Sharp as a tack, sharp as a tack का मतलब होता है बहुत ही बुद्धिमान, चतुर या कुशागर बुद्धि वाला। शार्प एज ए टैक का मतलब होता है, शार्प एज ए टैक का मतलब वेरी इंटेलिजेंट एंड क्विक एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। टैंक, टैंक का मतलब, टैग का मतलब एक नुकीली नुकीली कील या पिन को कहते हैं। जिसे एक टैग का सिरा बेहद शार्प होता है
जो तुरंत किसी चीज में धस जाता है। जैसे ही दिमाग वाला व्यक्ति किसी भी बात को तुरंत समझ लेता है। शार्प का मतलब तेज, टैग मतलब पिन को। जैसे नुकीली पिन तुरंत चुभती है, वैसे ही शार्प दिमाग वाला व्यक्ति भी तुरंत भाप बात पकड़ लेता है। मतलब शार्प एज द टैग। टैग का मतलब ही क्या होता है? टैग का मतलब पिन होते हैं, ठीक है। शार्प का मतलब तेज और टैग का मतलब पिन। जैसे नुकीली पिन चुभती है, वैसे ही शार्प दिमाग वाला तुरंत भाप लेता है। शार्प एज ए टिक। चलते इसका रिवीजन को, हमारा 1518 है। सेल लाइक हॉट केक्स मतलब बहुत जल्दी बिक जाना। सेंड समवन पैकिंग। सेंड समवन पैकिंग मतलब अपना सामान पैक कर ले और निकाल दिया, मतलब किसी को। सेंड टू कोवेंट्री। सेंड टू कोवेंट्री का मतलब कैसे याद किया था? कोवेंट्री को याद किया था मैंने नो एंट्री से, किसी की एंट्री बंद कर दी थी। सेंड टू नो एंट्री में, ठीक है। सेपरेट द वीट फ्रॉम द सेप मतलब अच्छे को बुरे से अलग करना। सेट एट लिबर्टी मतलब आज़ादी पाना। सेट इन वंस वेज। सेट इन वंस वेज को कैसे याद किया था? अपने तरीके से काम करना, ठीक है। जिससे तरीके दिमाग में सेट फिक्स हो चुके वो नहीं बदलेगा। सेट वंस फेस अगेंस्ट। सेट वंस फेस अगेंस्ट को कैसे याद किया था? इसे याद किया था मैंने, किसी के खिलाफ अपना चेहरा खड़ा कर लेना, ठीक है, कड़ा विरोध करना। सेट वंस स्ट्रेट ऑन। सेट वंस बंदूक की साइड से देखा था, मतलब लक्ष्य पर हासिल करने के लिए ध्यान लगाना। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। सेट द रिकॉर्ड का मतलब होता है जो, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट का मतलब होता है जो हमने रिकॉर्ड को सीधा करना, ठीक है, पुरानी गलतियों को देखना। सेट द थेम्स ऑन फायर मतलब असंभव काम करना, थेम्स नदी में। सेट द व्हील्स इन मोशन मतलब किसी काम की शुरुआत करना। शार्प एज ए टैग। शार्प एज ए टैग का मतलब होता है बहुत ही दिमाग होना, जैसे बहुत बुद्धिमान चतुर होना, ऐसे याद किया था। 1530 हमारा शार्प प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? क्लेवर बट डिसोनेस्ट बिजनेस मेथड मतलब चालाकी भरी लेकिन ईमानदारी से भरी व्यापारिक कार्य प्रणाली। चालाकी भरी लेकिन ईमानदारी से भरी कार्य प्रणाली है। इसका इतिहास जानते, ओरिजिन देखते हैं हम। इसका इतिहास 18वीं से 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति से जुड़ा है। उस समय कुछ चालाक व्यापारी अपने प्रतिद्वंदी को धोखा देने के लिए बहुत ही पैनी और कपटपूर्ण नीति अपनाते थे। ऐसे लोगों की बुद्धि शार्प, दार दार कहा जाता था, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुद फायदा उठाते हैं। शार्प का मतलब तेज चाकू होता है। अगर कोई व्यापार में बहुत ज्यादा शार्प बनने की कोशिश करेगा तो दूसरों की जेब काटेगा, बेईमानी करेगा, ठीक है। याद हो गए ना? शार्प प्रैक्टिसेज मतलब शार्प का मतलब होता है तेज धार वाला चाकू। अगर आगे बढ़ेगा तो मतलब क्लेवर बट डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन मेथड। द कंपनी वाज इन्वेस्टिगेटेड फॉर इट्स शार्प प्रैक्टिसेज। कंपनी की चालाकी और बेईमानी पर जांच की गई। शेड लाइट ऑन का मतलब होता है किसी बात पर प्रकाश डालना या उसे समझने में आसान बनाना। टू मेक समथिंग क्लियरर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही सरल और प्राकृतिक रूप से सदियों के अंधेरे से अज्ञानता या रहस्य का प्रतीक माना गया है। जब आप किसी अंधेरे कमरे में रोशनी डालते हैं तो सब कुछ साफ दिखने लगता है। वहीं से यह मुहावरा आया है। मतलब सैड लाइट ऑन का मतलब होता है रोशनी फैलाना, मतलब सब कुछ क्लियर दिखना। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट द ब्रिज। शॉर्ट द ब्रिज का मतलब क्या होता है? ब्रिज गप सप करना या अनौपचारिक रूप से बैठकर समय बिताना होता है। शॉर्ट द ब्रिज का मतलब क्या होता है? गप सप करना या अनौपचारिक रूप से बैठकर समय बिताना होता है। मतलब टू टॉक इन रिलैक्स्ड इनफॉर्मल वे में शूट द ब्रिज का मतलब ये है। ओरिजिन कैसे है इसका? यह मुहावरा 19वीं सदी के अंत में अमेरिकी काउबॉय चरवाहे से शुरू हुआ था, ठीक है। जब वे खाली समय में बाहर बैठते थे तो हवा में बिना किसी खास उद्देश्य के अपनी बंदूक से गोलियां चलाते थे, या सिर्फ शांत हवा का आनंद लेते हुए बिना किसी गंभीर विषय की बात करते थे। शॉर्ट द ब्रिज का कैसे मतलब है? हवा में तीर या गोली चलाना। मतलब हवा में गोली चलाने का कोई गंभीर लक्ष्य नहीं होता। वैसे ही बिना किसी काम की बात करने का कोई गंभीर उद्देश्य नहीं होना होता। शॉर्ट द ब्रिज का मतलब होता है टू टॉक इन रिलेवेंट इनफॉर्मल वे में, ठीक है। शॉट इन द आर्म। शॉट इन द आर्म का मतलब होता है अचानक मिली प्रेरणा।
नई ऊर्जा प्रोत्साहन, समथिंग दैट गिव्स एनकरेजमेंट फॉर और न्यू एनर्जी, शॉट इन द आर्म। इसका संबंध चिकित्सा विज्ञान से है। जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार थका हुआ होता था तो डॉक्टर उनकी बाहों में विटामिन की दवा का 100 इंजेक्शन लगा देते। शॉट का मतलब इंजेक्शन लगाते थे तो उसे तुरंत ऊर्जा मिल जाती थी। 20वीं सदी की शुरुआत में इसका प्रतीकात्मक उपयोग होने लगा, हाथ में ताकत का इंजेक्शन लगाना। ये वैसे याद हो गया होगा। शॉट इन द डार्क मतलब अंधेरे में तीर चलाने ना, इवाल्ड गुज एन अटेम्प्ट दैट इज अनलाइकली टू सक्सेस मतलब ये पूरी तरह से एक व्यवहारिक स्थिति से आया है। यदि आप घने अंधेरे में लक्ष्य या पर बंदूक चलाते हैं तो निशाना लगने की संभावना न के बराबर होती है। यानी मुहावरा 19वीं सदी के अंदर भाषण उपयोग हो रहा है। अंधेरे में शॉट मारना यानी अंधेरे में मारने का निशाना केवल किस्मत से ही लग सकता है। सो एक क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, सो एक क्लीन पेयर ऑफ तो रफू चक्कर हो जाना, बहुत तेजी से भाग जाना मतलब पुराने वे क्विकली। इतिहास की जो 16वीं शताब्दी की कोकरेल फाइटिंग मुर्गों की लड़ाई से आया है। जब घोड़ों की रेस से जुड़ा, जब कोई प्रतियोगिता बहुत तेजी से आगे भागते हैं तो पीछे खड़े लोगों को केवल उनके जूते या पैरों की साफ एड़ियां ही दिखाई देती थी, क्योंकि उनके पैरों में कीचड़ या धूल नहीं लग पाती थी। जिसका मतलब ये होता है एडी जब कोई भागता है तो उसके पैर उठते हैं और पीछे वाले सिर्फ उसकी एडी दिखती है। सांप एडी दिखने का मतलब वो बहुत तेजी से दूर भाग चुका है। सो ए लैग का मतलब क्या है? बिस्तर से उठ जाना या जल्दी काम करने पर लग जाना। टू गेट आउट ऑफ बेड, टू हरी अप द गेट गोइंग। सो ए लैग का मतलब है, सो ए लैग का मतलब ये कहाँ से है? ये ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक मुहावरा नियम है। जहाज पर सुबह सुबह नाविक को उठाने के लिए कमांडर चिल्लाता था सो ए लैग। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि उस समय नाविकों की पत्नियों को एक जहाज पर रुकने की अनुमति नहीं थी। यदि कंबल से भार वाला पैर दिखाई देता तो उसे तुरंत बिस्तर छोड़कर ड्यूटी पर आना पड़ता था। ये क्या है? ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक पुराना नियम है। जहाजों पर सुबह सुबह नाविकों को उठाने के लिए कमांडर चिल्लाता था क्या? सो ए लैग। क्या चिल्लाता था? सो ए लैग। ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि उस समय नाविकों की जो पत्नियों को भी जहाज पर रुकने की अनुमति थी। ठीक है। थी अनुमति किसको? जो नाविकों की जो पत्नियां थी ना उसे भी जहाज पर रुकने की अनुमति थी। यदि कंबल से बाहर वाले यदि कंबल से बाहर बालों वाला पैर दिखाई देता था मतलब पुरुष का पैर, तो उसे तुरंत बिस्तर छोड़कर ड्यूटी पर जाना पड़ता था। वहीं से आया है। ठीक है। क्यों? अभी से सो ए लैग का मतलब क्या? अपना पैर बिस्तर से बाहर दिखाओ। सुबह उठने का पहला कदम यही होता है कि हम अपना पैर बिस्तर के नीचे फर्श पर रखते हैं। वैसे ये इसमें कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा पर याद हो गया होगा आपको। ठीक है। शो ऑफ हैंड्स का मतलब होता है हाथ उठाकर अपनी सहमति देना या मतदान करना। ठीक है। ये वो वे ऑफ वोटिंग बाय राइजिंग हैंड्स, ये प्राचीन यूनान के जो लोकतांत्रिक के इतिहास से आया है। प्राचीन समय में जब मतपत्र नहीं होते थे तब किसी प्रस्ताव पर लोगों की राय जानने के लिए संसद या सभा में सभी को अपने नाम ऊपर करने के लिए कहा जाता था ताकि उसकी आसानी से गिना जा सके। सो ऑफ हैंड्स का मतलब होता है सो द वाइट फीदर। सो द वाइट फीदर का मतलब कायरता दिखाना। टू एक्ट इन कॉवर्डली वे। सो द वाइट फीदर का मतलब होता है कायरता। इसका कहाँ से आया है? इसका मूल 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड में मुर्गों की लड़ाई से आया है। शुद्ध नस्ल के लड़ाकू मुर्गों की पूंछ में कोई पंख नहीं होता। यदि किसी मुर्गे की पूंछ में व्हाइट फीदर दिखाई देता था तो माना जाता था कि वह घटिया नस्ल का है। वह लड़ाई के बीच में ही भाग जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में महिलाएं सेना में भर्ती न होने वाले पुरुषों को कायरता के प्रतीक के लिए रूप में सफेद पंख देती थी। ठीक है। वहीं से आया था। सो द वाइट फीदर का मतलब होता है मतलब कमजोर। सो द वाइट फीदर का मतलब टू एक्ट इन कावर्डली वे में। नेक्स्ट हमारा 1500 कौन सा?
सो वाइट फीदर, सफेद पंख, सफेद रंग शांति और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। ठीक है। सो द वाइट फ्लैग, आत्मसमर्पण करना, ये भी इजी है। सो दैट यू एक्सेप्ट डिफीट एंड वांट टू स्टॉप फाइटिंग, ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? प्राचीन काल में चला आ रहा है। एक वैश्विक युद्ध नियम है। युद्ध के मैदान में जब कोई सेना पूरी तरह गिर जाती थी तो वह एक लंबा सफेद कपड़ा झंडा लहराते थे। सफेद रंग का जो मतलब होता था कि हम अब हमला नहीं करेंगे, हम बातचीत करना चाहते हैं, यानी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। लीजिए, सिल्वर टंग, सिल्वर टंग का मतलब होता है मधुर और प्रभावशाली वाणी होना, मतलब जो दूसरों को आसान से मना ले। द एबिलिटी टू स्पीक इन अ वे दैट्स मेक पीपल डू व्हाट यू डू व्हाट यू वांट। प्राचीन काल में जो चांदी बहुत ही मूल्यवान, शुद्ध और गूंजने वाली धातु माना जाता था। जब चांदी के बर्तनों या सिक्के को छुआ जाता था तो बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती थी, इसलिए जो व्यक्ति बहुत ही मीठा और स्पष्ट दूसरों को प्रभावित करने के लिए बोला जाता था, उसी से सिल्वर टंग आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 1541 आज का लास्ट, सिंग ए डिफरेंट टोन। सिंग ए डिफरेंट टोन का मतलब होता है टू चेंज, अपने सुर बदलना, अचानक अपने विचार बदल लेना। सिंग ए डिफरेंट टोन मतलब टू चेंज योर ओपिनियन और बिहेवियर स्पेशली व्हेन यू वर रॉन्ग। ठीक है। अ, यह मुहावरा संगीत की दुनिया से है। यदि कोई गायक अचानक राग गाते गाते दूसरी धुन गाने लगे तो सुनने वाले चौंक जाते थे। 16वीं शताब्दी में इसका उपयोग उन लोगों के लिए किया जाने लगा जो स्थिति भाप कर अपनी बात को पाला बदल देते थे। अलग अलग धुन पाना मतलब पहले कोई किसी चीज को बुराई करता लेकिन फायदा दिखने के लिए वह अलग धुन गाने लगा था। चलते हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा जो 1530 था, शार्प प्रैक्टिसेस मतलब तेज चाकू से काटना, बेईमानी से व्यापार करना, सैड लाइट ऑन मतलब प्रकाश डालना होता था, स्पष्ट या आसान बनाना। शॉर्ट द ब्रिज, शॉर्ट द ब्रिज का मतलब ऊर्जा लाना, जो बाहों में क्या करते थे, शॉर्ट द ब्रिज, हवा में उड़ाना, शॉर्ट द ब्रिज। शॉर्ट द ब्रिज का मतलब होता है आपस में गपशप करना, शॉर्ट द ब्रिज का मतलब ये होता है। ठीक है। शॉट मतलब हवा में बातें उड़ाना। शॉट इन द आर्म का मतलब होता है नया जोश बरसाना। शॉट इन द डार्क मतलब अंधेरे में तीर चलाना, मतलब केवल तुक्का ही लगाना। सो ए क्लीन पेयर मतलब बहुत तेज वहां। ए लैग, सो ए लैग का मतलब होता है बिस्तर से नीचे दिख, पैर नीचे रखना। क्या है? सोए पैर का मतलब होता है बिस्तर से नीचे पैर रखना, मतलब सोकर जल्दी उठना। सो ऑफ हैंड्स मतलब समर्थन करना। सो द वाइट फीदर, सो द वाइट फीदर का मतलब होता है, फीदर का मतलब पंख होता है। सो द वाइट फीदर का मतलब सब सफेद डरपोक पंख, मतलब कायरता के दिखाना होता है। सो द वाइट फ्लैग का मतलब होता है आत्मसमर्पण। सिल्वर टंग, सिल्वर टंग को कैसे याद? चांदी की वो जो असरदार वाणी होना, चांदी जैसी मीठी जीभ होती। सिंग डिफरेंट मतलब अपने विचार या सुर बदलने आता था। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टोन में।